बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल आउटशीट। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो जैसे हमने कल स्टार्ट किया था नावल इकरार मोहब्बत डन बना दिया फ़ातिमा, इसकी हमने एक पार्ट कल पढ़ा था। आज इंशाल्लाह हमने इसका दूसरा पार्ट रीड करने लगे। लास्ट पार्ट होगा ये इंशाल्लाह। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल आउटशीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें और आने वाली वीडियो ताकि आपको मिलती रहे। और हर वीडियो पर रिस्पॉन्स लाजमी दिया करें, क्योंकि इस तरह फिर आगे रिकॉर्डिंग करने का ना वो मोटिवेशन आती रहती है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। इकरार मोहब्बत रिटन बाय नादिया फ़ातिमा के लास्ट पार्ट। इसे होश आया तो खुद को अपने कमरे में पाया। थोड़ी देर खाली उस जहन छत को घूरते रहने के बाद इसे खुद पर बीत जाने वाली क़यामत पूरी जुज़ियात समेत याद आई तो पूरी शिद्दत के साथ रो दी। मम्मा ने मुझसे मोहब्बत और शफ़क़त का कितना घिनौना खेल खेला। दर हकीकत वह नबील के साथ मिलकर मुझसे कितना करीब काम करवाना चाहती थी। उफ़, इतना बड़ा फ़रेब, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ हुआ, मगर मेरा जहन ये कबूल ही नहीं कर रहा। उसे सक्कर खुद से बोली। फिर अचानक इसे अपनी मुखलिस सहेली रोहा याद आ गई। रोहा, तुम बिल्कुल ठीक कहती थी। तुम अनजान होकर भी मामा की असलियत को पहचान गई थी, मगर मैं लाइल्मी में मारी गई, बल्कि कुछ कुछ जानते हुए भी खुद को धोखा देती रही। मुझे रोहा को फ़ोन करना चाहिए, इससे मदद मांगनी चाहिए। खुद से कहकर वो दरवाजे की जानिब लपकी, मगर अगले पल इसकी हैरत की इंतहा न रही। बाहर से दरवाजे को मुकफ़ल कर दिया गया था। लाज ने वहशत ज़दा होकर दरवाज़ा दोनों हाथों से बुरी तरह पीट डाला, मगर जवाब नादारिद था। इसे कमरे में बंद हुए 2 दिन गुजर गए, मगर सदमा ज्यों का त्यों था। लाज अभी तक यकीन और बेयकीनी की कैफियत में थी कि इसकी ज़िंदगी की नाव बीच भंवर में जा फंसी है। वो मदद मांगे भी तो भला किससे? नबील और मलका बेगम ने इसके गिर्द इस कदर खूबसूरती और खामोशी के साथ जाल बिछाया कि जब इसे मालूम हुआ कि वो अपने आप को ऐसे मकीद पाया कि वो बमुश्किल अपने तनफ़ुस को बहाल रख पा रही थी। मलका बेगम मुलाज़मा के हमरा सिर्फ खाने के वक्त आती और फ़ौरन चली जाती, जबकि लाज इनके पैर पकड़ पकड़ कर रह जाती कि मगर चट्टान के सीने में भला दिल जैसी नाजुक चीज़ का कोई काम हो सकता है? जिस औरत के नज़दीक पैसा इंसान है तो दीनी मानो भला वहाँ कहाँ की मज़लूम की आहो बका महज एक दिलचस्प तमाशा मालूम होती है, जो इसकी रौनक और सफाकी को मज़ीद तक़वियत बख्शती है। इसे अपनी लाइल्मी और कोताह अंदेशी पर बेतहाशा सदमा हो रहा था। काश मैं पापा के घर वालों के बारे में मम्मा से कुछ तो जानने की कोशिश करती, कुछ तो रास्ता, कोई और दरीचा यहाँ से निकलने का होता, कोई तो चाबी मेरे हाथ आती। लाज खुद को कोसते हुए बोली कि अचानक जहन में ख्याल दर आने पर वह ज़ोर से उछल पड़ी। वो बिजली की तेरी से कुर्सी से उठी, अपने वार्डरोब की दराज़ों में पागलों की तरह कोई चीज़ तलाश करने लगी। यकलख्त एक इसकी मतलूबा चीज़ इसके हाथ आई तो चंद साने में बेयकीनी के आलम अपनी रहाई के परवाने को छंबे से देखती रही। फिर बेसाख्ता इसने इसे चूम डाला, जिस पर जाली हरूफ में लिखा था ज़ाहिद रहमान। मम्मा, मैं नबील और आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, मगर प्लीज़ आप मुझे अपनी शफ़क़त से महरूम मत कीजिए। मुझसे अपनी मोहब्बत मत छीने, वरना मैं मर जाऊँगी। लाज मलका बेगम का हाथ पकड़ कर रोते हुए बोली तो मलका बेगम ने हैरत में इस खुशी से लाज को देखा। तुम वाकई हमारे कहने पर चलोगी? मलका बेगम हैरत में मसरत के जज्बात में घिर कर बोली, जी मम्मा, मेरा आप दोनों के सिवा और है ही कौन? आप लोगों से बिछड़ कर तो मैं कहीं नहीं रहूँगी। लाज अपने आंसू पहुँचती हुई निगाहें चुरा कर बोली, ठीक है, फिर 16 तारीख को तुम्हारा नबील के साथ निकाह कर देते हैं। वो 3 दिन के लिए शहर से बाहर गया हुआ। मलका बेगम ने पुरसोच अंदाज में कहा तो निकाह का नाम सुनकर लाज की रगों में गर्दिश करता खून जैसे जम गया। निकाह? लेकिन 16 तारीख तो 4 दिन के बाद है, इतनी जल्दी? लाज मिनमिना कर बोली, तो हमें कौन सी तैयारी करनी है, बस सादगी से निकाह हो जाएगा। ये कहकर मलका बेगम ने अपने सेल फ़ोन पर नबील फ़ारूकी का नंबर मिलाया और इसे आइंदा के प्रोग्राम के बारे में बताने लगी तो लाज बिस्तर पर ठह गई। अब मुझे जो भी करना है इन 3 दिनों में करना है। इसका दिमाग इस पल तेजी से काम कर रहा था। मम्मा, मैं रोहा को अपने निकाह में इन्वाइट कर लूँ? वो मेरी अच्छी सहेली है, मैं इसे नहीं बुलाऊंगी तो बुरा मान जाएगी। ये चौंचले तुम एक तरफ रखो, भाड़ में गई तुम्हारी दोस्त की नाराज़गी, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। नबील और मलका बेगम के सामने हथियार डालने के बाद मलका बेगम ने इसे कमरे से निकलने की आज़ादी तो दे दी थी, मगर घर से बाहर नहीं जा सकती थी और फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। सेल फ़ोन तो नबील ने बहाने से उसी दिन होटल में से ले लिया जब इसे हशम कर देसी के कमरे में भेजा था। अपनी बात रद्द होते देखकर वो हाथ मलकर रह गई। बड़ी दिक्कतों से मुस्कुराकर गोया भी, ओके मम्मा, जैसी आपकी मर्ज़ी। वो मायूसी से इनके कमरे से पलटी। अब क्या होगा? इस ज़ंदान से कैसे निकलूँ मैं? आज वो लाज इब्राहिम से लाज नबील बनने वाली थी। वो नबील जो गैरत व हमियत से नाबलद ऐसा बेकिरदार इंसान था जो शायद दौलत की खातिर अपने होनी रिश्तों की बोली लगा देता, और ऐसे शख्स की बीवी बनने से बेहतर था कि वो खुद को ख़त्म कर डालती, मगर पापा का ख्वाब इसे ऐसा करने से बाज रखे हुए था। मलका बेगम ने 2 मुलाजमाओं के हमरा लाज को पार्लर भेजा। लाज ने पहले से तैयार करता छोटा सा पर्स जिसमें ज़ाहिद रहमान का विजिटिंग कार्ड, कुछ नकदी और अपनी माँ का जेवर अपनी चादर में छुपाया और नबील के हमरा रवाना हो गई। उफ़ खुदाया, मेरी मदद कर। वो इंतहाई परेशान होकर दिल में गोया भी, कल रात से अब तक अचानक बादल आसमान पर आ गए थे और अब अच्छी खासी बूंदाबांदी हो रही थी। अब ये उदासी अपने चेहरे से हमेशा के लिए दूर कर दो। तुम देखना, हम इस दुनिया में न सही मगर पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा अमीर कहलाएंगे। इसे मुजमिल से बैठे देख कर ड्राइव करते नबील ने तरंग से कहा तो लाज फीकी सी हंसती कि यकलख्त बूंदाबांदी ने मूसलाधार बारिश की सूरत इख्तियार कर ली। ओ नो, ये बारिश इतनी तेज़ कैसे हो गई? नबील को ड्राइव करते हुए दिक्कत पेश आ रही थी। वो बड़ी आहिस्ती से ड्राइव कर रहा था। इसे बारिश में ड्राइव करने की महारत बिल्कुल नहीं थी, इसलिए वो खासा परेशान दिखाई दे रहा था।
लाज ने अपने दिमाग को पूरी तरह मुस्तैद किया। कुदरत अबर रहमत के साथ वाकई इस पर मेहरबान हो रही थी। नबील ऐसा करो, तुम वापस घर चले जाओ, अभी हम घर से इतना दूर नहीं आए। मैं रशीदा मुमताज़ को लेकर टैक्सी में पार्लर चली जाती हूँ। लाज बड़े हमवार अंदाज में बोली, फिर इसका जवाब सुने बिना ही गाड़ी का शीशा नीचे गिराकर कोने में खड़ी टैक्सी को हाथ के इशारे से अपनी तरफ मतवज्जा किया। मगर तुम अकेली? वो ये दोनों है ना मेरे साथ। लाज ने इसकी गोमगू कैफियत पर कतियत से कहकर तेजी से फ्रंट डोर खोला, जल्दी से टैक्सी की जाने बढ़ी। पीछे पीछे वो दोनों भी लपकी। उफ, अब मैं अपने इन दोनों से कैसे जान छुड़ाऊँ? लाज ने फिक्रमंदी से सोचा, फिर टैक्सी ड्राइवर को मारूफ ब्यूटी पार्लर का नाम बताकर वहाँ चलने को कहा। अब लाज पूरी तरह से मुतमिन हो गई थी। कुदरत ने वाकई इस पल इसके दस्ते नौतमा को थाम लिया था। पार्लर पहुंचकर वो बारिश की बौछार से बचती बचाती अंदर आई। तुम लोग यहीं बैठो, मैं अंदर जा रही हूँ। तकरीबन मुझे 3 घंटे लगेंगे तैयार होने में। लाओ ये ड्रेस मुझे दे दो। ये लड़कियाँ दुल्हन की हमरा किसी को अंदर कमरे में नहीं जाने देती। ये कहकर लाज ने इससे सामान लिया और अंदर की जाने बढ़ी और दाएं हाथ पर मुड़ते ही वो दूसरे दाखिली दरवाजे से बाहर निकल आई। अलबत्ता जाते हुए इसने ब्राइडल ड्रेस इंतहाई हकारत से बड़े से डस्टबिन की नजर किया था। मुसलसल बजती सेलफोन की आवाज़ ने इसे गहरी नींद से जागने पर मजबूर कर दिया। उफ, क्या मुसीबत है, पूरे 2 दिन बाद मुझे सोना नसीब हुआ। आखिर ये कौन फ़ोन कर रहा है? हशमगर देजी ने कंबल अपने मुंह से हटाते हुए सोचा। बेल बजना बंद हो गई तो उसने सोचा किसे साइलेंट पर करके दोबारा सो जाना चाहिए, मगर मोबाइल स्क्रीन पर जब घर का नंबर देखा तो फ़ौरन कॉल रिसीव की। वो आजकल बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर आया हुआ था। घर वाले इसे सिर्फ इमरजेंसी के वक्त ही फ़ोन किया करते थे। इसने परेशान होकर कॉल बैक की तो फ़ोन सहरिश ने उठाया। कहाँ थे आप? मैं कितनी देर से ट्राई कर रही थी। सहरिश की शिकवा मेज़ आवाज़ इसके समातों से टकराई, मगर वो इसके सवाल को नज़रअंदाज करके बोला, सब खैरियत तो है घर पर? नहीं, दादो की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। सहरिश थोड़ा अटक कर बोली। कुछ ठीक नहीं क्या मतलब? सही सही बताओ कि नहीं, क्या हुआ? हशमगर तेजी को अपनी दादो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ थी। वो परेशान होकर बोला, इनकी शुगर बहुत लो होगी और बीपी भी नॉर्मल नहीं है। हमने इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। वो गशी में आप बस आपको पुकारी हैं। मैं बस अभी निकल रहा हूँ। सहरिश की बातें सुनकर वो फ़कत इतना ही बोला और अपना सैल ऑफ करके सूरत से कंबल एक तरफ फेंक कर बिस्तर से उठा। रिक्शा वाले ने इसे बस स्टैंड पर उतारा तो लाज किराया अदा करके चंद सानिया वहाँ खड़ी बसों की कतारों को देखती रही। फिर कुछ सोचकर इस्लामाबाद जाने वाली बस में बैठ गई। पहले एक पीसीओ की तरफ गई, फिर कुछ सोचकर वो एक बस की जानिब दौड़ी। झपाक से इसमें सवार होकर पीछे की जानिब कोने की सीट पर चादर की बुक्कल मारकर बैठ गई। बारिश का जोर टूट चुका था, मगर मौसम सरमा की इस बरसात पर इसे बेतहाशा प्यार आ रहा था। अगर आज ये बारिश ना होती तो यकीनन नबील इसको इसी पार्लर में मुलाजमा होकर हमारा छोड़ कर आता जहाँ इसकी बुकिंग थी। वहाँ इसका नंबर आने पर इसका नाम लेकर कॉल किया जाता और जब रशीदा मुमताज़ से पार्लर से गायब पाती तो फ़ौरन नबील या मलका बेगम को कॉल कर देती और वो जब सब हरकत में आ जाते। लाज चाहती थी कि जब इन्हें इसकी गुमशुदगी की इत्तला मिले तब तक वो शहर से बाहर पहुंच चुकी हो। कोच में बैठने से पहले इसने इस पार्लर में पीसीओ से फ़ोन करके कह दिया कि किसी के इंतकाल के सबब इसका निकाह कैंसिल हो गया, लिहाजा इसकी बुकिंग को ख़त्म कर दिया जाए ताकि इसको वहाँ मौजूद ना पाकर वो लोग घर पर फ़ोन ना करें। उफ़ खुदा, ये बस कब चलेगी? लाज इंतहाई बेसब्री से बस चलने की मुंतज़िर थी। शायद इसकी कोच की रवानगी का टाइम नहीं हुआ था। वो दिल ही दिल में बस चलने की दुआएं कर रही थी कि इसी दौरान 2 औबाश किस्म के मर्द किसी बात पर कहका लगाते हुए बस में दाखिल हुए और पिछली सीटों पर विराजमान हो गए। लाज ने चादर का कोना पूरी तरह से अपने चेहरे पर सरका लिया था। इसे इन लोगों से खौफ महसूस हुआ। इसी वक्त एक 9 उम्र लड़का एक छोटी थाली में नारियल सजाए अंदर आया तो इनमें से एक शख्स इंतहाई ऊंची भोंडी आवाज़ में से मुखातिब होकर बोला, मैडम जी नारियल खाएंगी? अपने थे तो वो तो ये समझ बैठी थी कि इन लोगों की नज़र इस पर नहीं पड़ी, मगर वो बहुत घाघ थे। बस में चढ़ते ही इन्होंने लाज को देखकर ये अंदाज़ा लगा लिया था कि लड़की तन्हा भी और खौफजदा भी। लाज के अलावा कोच में सिर्फ 2-3 मर्द थे। यकीनन इन्होंने ही लाज को आवाज़ लगाई थी, मगर वो अक्सर नज़रअंदाज की खिड़की से चिपकी बैठी पुरानी आयात का विर्द करती रही। अरे जी, हम आपसे कह रहे हैं नारियल खा लें, इस मौसम में तो इसको खाने का मज़ा ही कुछ और है। छोटे बेगम साहिबा को नारियल दो। अकब से एक बार फिर आवाज़ उभरी तो लाज जान से लरस कर रैगी लड़का इसकी जानिब चला। मम्मा मुझे नहीं चाहिए। लाज के हलक से फंसी फंसी आवाज़ पर आहमद हुई, ओ खाना अब तो ज़बरदस्ती मत कर। दूसरा शख्स बोला तो दोनों अपनी बातों में लग गए तो लाज ने कुछ सुकून का सांस लिया। कोच में 3 देहाती किस्म की ख़वातीन 6 बच्चों और 4 मर्दों समेत वारिद हुई तो इसे यकगोना इत्मीनान महसूस हुआ। बस आहिस्ता आहिस्ता भर रही थी, मगर सबसे अगली सीटों को तरजीह दे रहे थे। सब भी अगली सीटों को तरजीह दे रहे थे। लाज ने सोचा वो भी आगे जाकर बैठ जाएगी। इसी दम वो दोनों मर्द इसके बिल्कुल सामने की सीटों पर विराजमान हो गए। लाज का सांस ऊपर का ऊपर रह गया। आंटी, मैं लाज को पिक करने जा रहा हूँ, मेरे ख्याल में वो तैयार हो गई होगी। बारिश भी थम गई है। नबील खिड़की से शाम के साथ गहरे होते देखकर बोला, ठीक है तुम ड्राइवर के साथ लाज को लेने जाओ, ऐसा ना हो कि फिर बारिश हो जाए। मलका बेगम अपनी साड़ी की फाल ठीक करते हुए नबील को देखकर तंजन बोली, ओफ, जब मैं बारिश में गाड़ी नहीं चला सकता तो इसमें बुराई क्या? बहरहाल मैं लाज को लेने जा रहा हूँ। वो झंझलाकर बोला और बाहर जाते जाते पलट कर इस्तफसार किया, लखानी साहब ने लाज को जो हीरो का सेट गिफ्ट किया था वो तुम्हारे पास है ना? तुम इस सेट की फिक्र मत करो, मैंने इसे अपने लॉकर में बाहिफाजत रखा हुआ, तुम लाज को लेने जाओ। मलका बेगम कुछ जज्बे से अंदाज में बोली तो नबील सर हिलाकर बाहर निकल गया। 10 मिनट तो नबील ने पार्लर के बाहर गाड़े गार्ड के कहने पर इंतजार किया, फिर चंचलाकर बोला, लाज इब्राहिम नाम की दुल्हन से कहो कि इन्हें लेने घर से आए हैं। साहब वो मैडम हमें खुद बता देता है कि जिसका दुल्हन तैयार हो गया, अगर इसको कोई लेने आ गया तो हम इन्हें बोल देते भी दे
अभी इस नाम का दुल्हन तैयार नहीं हुआ। गार्ड रजिस्टर पर निगाहें दौड़ाकर बोला, तो तुम खुद अपनी मैडम से पूछो कभी इतनी कितनी तैयारी बाकी है। अच्छा तुम सब्र करो, हम पूछते हैं। गाड़ी से गुस्से में आता देखकर बोला, फिर इंटरकॉम उठाकर पूछने लगा, अच्छा नहीं है, अच्छा ठीक है। गार्ड के इन लफ्ज़ों ने नबील को बुरी तरह चौंका दिया। क्या वह क्या बॉडी थी तुम्हारी मैडम? वो सब, इस नाम का तो कोई दुल्हन नहीं है। क्या तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? मैं खुद जाकर देखता हूँ। अरे अरे रुको सब, जेंट्स का अंदर जाना मना है। गाड़ी से रोकता रह गया मगर वो आंधी तूफान की तरह पार्लर के इस्तकबालिया कमरे में घुस गया। सर, लाज इब्राहिम की ब्राइडल मेकअप की बुकिंग हमारे पार्लर में हुई थी मगर इन्होंने खुद कॉल करके बुकिंग कैंसिल कर दी। इस्तकबालिया पर मौजूद लड़की नबील के जारहाना अंदाज देखकर थोड़ा खाइफ होकर बोली, ये कैसे हो सकता है? वो तिल मिलाकर बोली, आप प्लीज़ यहाँ से जाइए और इन्हें कहीं और ढूंढें। लाज इब्राहिम नाम की लड़की ने खुद ये फ़ोन करके हमें बुकिंग कैंसिल करने को कहा। हमारा यकीन कीजिए, इस वक्त हमारे पार्लर में सिर्फ 3 ब्राइड्स रह गई हैं और इनमें से किसी का नाम भी लाज इब्राहिम नहीं है। इस लड़की के जवाब पर एकदम नबील के जहन में झमाका हुआ घबराहट और परेशानी में ये भूल ही गया कि रशीदा या मुमताज़ को कॉल करना चाहिए। वैसे भी सेल फोन अब हर शख्स की दस्तरस में थे। इसने जल्दी से मलका बेगम को कॉल मिलाई। हेलो, हाँ वो छटांग भर की छोकरी हमें चकमा देकर भाग गई है, जल्दी से मुझे मुलाजमा का नंबर सेंड करो। कैसे भाग गई, कहाँ भाग गई? मलका बेगम के कदमों तले जैसे किसी ने ज़मीन खिसका दी। ओफो, ये तो इन हरामों से पूछूंगा, इनकी मौजूदगी में वो कैसे भागी और वो दोनों हैं कहाँ? नबील ने मजीद 2-3 गालियाँ मुलाजमाओं को दी। मलका बेगम ने जल्दी से फ़ोन बंद किया और रशीदा का नाम फ़ोन बुक में ढूंढने लगी। जी साहब, हम दोनों तो इतनी देर से लाज बीबी का इंतज़ार करें मगर वो तो बाहर ही नहीं आ रही। रशीदा सादतमंदी से बोली, तुम दोनों किस पालन में? मुझे फ़ौरन इसका नाम बताओ। नबील तिल मिलाकर बोला तो वो हड़बड़ा कर रह गई। साहब, हमें तो नहीं मालूम कि इसका क्या नाम है। ओफो, तुम किसी और को फ़ोन दो, मैं इससे पूछता हूँ। जी अच्छा। ये कहकर रशीदा ने निगाह दौड़ाई तो एक लड़की को दरवाजे से अंदर आते देखा। बीबी जी, इस जगह का नाम साहब को बता दें। रशीदा ने अचानक इस लड़की को मोबाइल पकड़ाया तो इसने चौंक कर नासमझी वाले अंदाज में देखा, फिर नाचार इसके फ़ोन थाम लिया। मैडम, आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं कि इस पार्लर का नाम क्या है? नबील इंतहाई दिक्कतों से खुद को संभाल कर सहूलत से बोला, जी ये गोल्डन ब्राइट पार्लर है। वो लड़की नरमी से बोली, मैम प्लीज़ मुझे इसकी लोकेशन ज़रा बता दीजिए। फिर वो लड़की नबील को रास्ता बताने लगी। थैंक यू सो मच। ये कहकर उसने मोबाइल सूरत से बंद किया। कोच जब इस्लामाबाद पहुंची तो लाज की कैफियत अजीब सी हो गई। ये शहर मेरे पापा का है, जहाँ इनका जन्म हुआ। यहाँ की फ़िज़ाओं में इन्होंने सांस लिया और फिर इसी शहर ने इन्हें अपनों से दूर कर दिया और आज मैं इस शहर में आई हूँ। न जाने ये शहर और इसके बासी मेरे साथ क्या सलूक करें, मुझे भी धुतकार देंगे या फिर अपने सीने से लगा लें। वो सोचों में गुम थी। फिर गाड़ी रुकने पर वो नीचे उतर आई। अपना पर्स खोलकर विजिटिंग कार्ड निकाल कर इसे बगौर पड़ा। इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। लाज का इस तरह तनहा ड्रेस ढूंढना बहुत मुश्किल था मगर इसने अल्लाह का नाम लेकर कदम आगे बढ़ा दिए। बेगम साहिबा, हमें अपने बच्चों की कसमें खाकर कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम कि लाज बीबी कहाँ और कब चलेगी। इन्होंने हमसे कहा कि तुम दोनों यहीं इंतजार करो, मैं अंदर तैयार होने जा रही हूँ। रशीदा हाथों को जोड़कर रोते हुए बोली, जबकि नबील कमरे के चारों तरफ चीते की मानद घूम रहा था। इसका मतलब है लाज 4 बजे से गायब है। कितनी अय्यार और मक्कार निकली वो घुन्नी लड़की, मलका बेगम किलस कर बोली। वो सवाई रोहा के और कहाँ जा सकती है? मैंने तो इसे कभी किसी से मिलने जुलने दिया ही नहीं, फिर इसमें इतनी हिम्मत कैसे आगे वो जो यूँ भाग निकली? मलका बेगम सोच कर बोली, मैंने सब जगह मालूम कर लिया। रोहा के घर की एक कोने की तलाशी ले लिया, पार्लर में सबसे पूछगछ की मगर इसका कुछ पता नहीं। नबील वफरा अपने बालों को नोचते हुए बोला, उफ, अभी थोड़ी देर में मेहमान आ जाएंगे तो हम क्या बहाना करेंगे? मलका बेगम ने परेशान होकर कहा, भाड़ में गए मेहमान, बोल देना किसका एक्सीडेंट हो गया। ये कहकर नबील वहाँ से निकल गया तो मलका बेगम ने उलझ कर सर अपने हाथों में गिरा लिया। वैसे लाज ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा किया। भज गई हूँ, देखो अगे की सलूक होंदा लाज दे नाल। जाहिद रहमान का घर इसने जिस मुश्किल से ढूंढा ये वही जानती थी। जाहिद रहमान ने इसे बड़ी मोहब्बत से सीने से लगाया और लाज भी सबर का दामन छोड़कर खूब रोई थी। बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने ददियाल जाओ और इससे ज़्यादा तुम कहीं और महफूज नहीं हो। जाहिद रहमान तमाम दास्तान सुनकर बोले तो लाज महज खामोश निगाह से इन्हें देख कर रहेगी। फिर उन्होंने किसी नंबर पर फ़ोन मिलाया। हेलो, आलियान स्पीकिंग। दूसरी जानिब कोई बड़े लहक कर बोला, बेटा मुझे वलायत साहब से बात करनी है। जाहिद रहमान तमकनत से बोले, पापा वो तो सोने चले गए। अच्छा, कोई और बड़ा इस वक्त जाग रहा है? जी मैं जाग रहा हूँ ना, आप मुझसे कहिए। इस बात पर जाहिद रहमान के होठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट उमड़ी। बेटा, तुमसे भी कोई बड़ा? अच्छा, मैं अम्मी को देखता हूँ। ये कहकर वो लड़का फ़ोन होल्ड पर रखकर चल दिया। थोड़ी देर बाद एक नस्वानी आवाज़ उभरी। जाहिद रहमान ने अपने तफसीली तारुफ करवाया तो चंद सानिया वो कुछ बोल न सकी। भाभी, आपके ख़ानदान के खून की हुर्मत खतरे में है। इब्राहिम की निशानी लाज मेरे पास मदद की ख्वास्तकार बनकर आई है। मैं आलियान को भेजती हूँ। अतिया बेगम यकदम फैसला कौन अंदाज में बोली तो जाहिद रहमान के अंदर तमानियत उतर गई। आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आप कौन है, कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं? यकीनन आपको बहुत ही अहम हस्ती है कि अम्मी ने मुझे इतनी रात को लेने भेज दिया, वरना 9 बजे के बाद तो मैं घर से बाहर गेट बंद करने भी नहीं निकलता। वैसे माशाल्लाह आप क्यूट तो बहुत है मगर प्लीज़ अपना बायोडाटा तो बता दीजिए। 20-22 साल का नटखट सा और प्यारा सा लड़का पूरे रास्ते इसका दिमाग खाया जा रहा था, जब गिलास खामोश बैठी अपने पापा के घर वालों का सामना करने की हिम्मत मजतमा कर रही थी। अच्छा, आप मुझे अपना नाम ही बता दीजिए प्लीज़, अपना नाम तो बता दीजिए, हमारे तजस्सुस के मेरा बुरा हाल है। आलिया ने जाजत से बोला। लाज, वो मुख्तसर बोली। लाज, ये तो बहुत अच्छा नाम है। वो सर धुनते हुए बोला, पूरा नाम क्या है? लाज इब्राहिम। लाज इब्राहिम, इब्राहिम कुछ सुना सुना सा नाम है।
आलिया ने मजे से बोला कि अचानक इसके जहन में बत्ती चली। इसने बेसाख्ता ब्रेक पर पाँव रखा और पलटकर पिछली सीट पर इस्तादा लाज से आंखों में हैरत बेयकीनी के रंगों समेत छंबे से पूछा, इब्राहिम चचा की बेटी लाज इब्राहिम? लाज सर हिलाकर बोली। वो घर जाने की बजाय हॉस्पिटल पहुंचा था जहां सहरिश और सुंबल मौजूद थी। अब कैसी तबीयत है दादू की? वो बेताबी से बोला। अरे हशम भाई आप आ गए? सुंबल इसके थके मारे चेहरे को देखकर कोया भी। अल्लाह का करम है कि दादू बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमसे बातें करके सोई। आप ऐसा करें घर जाएं, सुबह आ जाइएगा। सहरिश तफसील बताते हुए गोया भी। नहीं मैं भी यहीं रह जाता हूँ, क्या मालूम दादू की आंख खुल जाए। अरे हशम भाई आप टेंशन मत लीजिए, दादू अब ठीक है। सुंबल ने हशम की बात पर मुस्कुरा कर कहा। ठीक है, और ये तुम दोनों रेलिंग पर क्यों लटकी हो? चलो अंदर चलते हैं। ये कहकर हशम रूम की जानी पड़ा तो सहरिश और सुंबल ने भी कदम आगे बढ़ा दिए। रात के 2 बजे वो अपने पापा के घर के लाउंज में सर झुकाए बैठी थी। 2 खवातीन जो शायद इसकी ताई और चची थी खामोशी से खड़े अपने अपने शोहरों को देख रही थी, जबकि आलियन का बस नहीं चला था वो घर के और लोगों की इब्राहिम चचा की अचानक दस्तयाब होने वाली बेटी की आमद के बारे में बता दे। बेटा तुम हमारे छोटे भाई की औलाद हो, पूरी ज़िंदगी तुम हमसे दूर है, इसकी क्या वजह थी? यकीनन तुम्हारे इल्म में होगी, हम अब्बा जी के हुक्म के आगे बेबस थे। इब्राहिम भी अब्बा जी का बेटा था, ज़िंदगी भर अपनी सूरत न दिखाने की कसम खाकर जो निकला तो वापस ना, और इंतहाई खामोशी से हमसे नाला होकर दूसरी दुनिया से धार गया। वलायत साहब आखिर में इलाज की ज़ुबानी इब्राहिम की मौत का सुनकर गुलूगी लहजे में बोले तो वहाँ मौजूद तमाम हाज़िरीन बीमा लाज के सबकी आंखें नम हो गई। हमने तुम पर भी सब्र कर लिया था, यही हमारी बहुत बड़ी गलती थी। तुम हमारा खून हो, हमें तुम्हारी खबर लेनी चाहिए थी। वलायत साहब नदामत से बोले तो लाज के दिल को ढारे सुबह के यहाँ सर छुपाने की जगह ज़रूर मिल जाएगी। अतिया बच्ची थकी हुई आई है और रात भी बहुत होगी, इसे बच्चियों के कमरे में ले जाओ, सुबह बात होगी। ये कहकर वलायत साहब उठे तो लाज भी खड़ी होगी। आओ बेटी मेरे साथ आओ। अतिया बेगम मोहब्बत से बोली तो वो इनकी हमराही में लाउंज से बाहर आ गई। आलियान रात बहुत हो चुकी है, अब जाकर सो जाओ, और ख़बरदार लाज के बारे में भी किसी से कुछ भी कहा, वरना तुम्हारे अब्बा से कान खिंचवाऊंगी। पीछे पीछे आलियन को आते देखकर अतिया खातून टपट को बोली, ओ फोमी, एक तो आपने अब्बू से मेरे कान खिंचवा कर बकरे की तरह लंबे कर दिए। अच्छा मैं ये क्यों छुपाऊं कि इब्राहिम चचा की बेटी ने इंतहाई ड्रामाई अंदाज में हमारे घर एंट्री दी है। आलिया ने बदमजा होकर इस्तफसार किया। तुमसे जैसा कहा जा रहा है वैसा ही करो, बड़ों की बातों में दाखिलत मत करो, और अब जाओ अपने कमरे में, बहुत रात होगी। अम्मी के सर से निश पर वो कान खिंचाता वापस पलट गया, जबकि लाज अतिया बेगम के साथ कमरे में दाखिल होगी। अरे माँ आप घर आ गई? अपनी सास को सहरी, सुंबल और हशम के हमरा देखकर अतिया वाज़े तौर पर सटपटाई थी। हाँ बहू मेरा पोता आ गया, समझो मैं ठीक होगी। अम्मा हशम के बाजुओं के सहारे अंदर आई और लाउंज में रखे सोफे पर बैठ गई। सहरिश अपने कमरे में चली गई। 2 रातों से जागी हुई थी, मगर कुछ ही देर बाद वो वापस आ गई। बड़ी अम्मी हमारे कमरे में एक लड़की सो रही है, कौन है वो? सुंबल, जिसकी आंखें थोड़ी देर पहले बंद हो रही थी, अब हैरत अंगेज तौर पर खुली हुई थी। सुंबल की बात पर सब ने इस्तफामिया अंदाज में अतिया बेगम को देखा। वो अम्मा वो, अरे बहू इतना घबरा क्यों रही है, कौन लड़की आ गई? दादा परेशान होकर बोली, वो अम्मा इब्राहिम की बेटी आई है। अतिया बेगम ने बड़ी मुश्किल से जुमला अदा किया। इस बात पर सुंबल और सहरिश के साथ साथ हशम भी उछल पड़ा। इब्राहिम चचा की बेटी, मगर इतनी अचानक कैसे और कब आई? हशम ने हैरत से इस्तफसार किया, जबकि दादों का चेहरा इस वक्त बिल्कुल सपाट था। अम्मा इसे हमारी मदद की ज़रूरत है, वो हमारा खून है, हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हम सबके होते हुए दर बदर की ठोकरें खाए। अतिया बेगम अम्मा के पास बैठते हुए हशम की बात को नज़रअंदाज करके जज्बाती अंदाज में बोली, मगर वो खामोश हुई। बड़ी अम्मी के इब्राहिम चचा भी आए? सहरिश जोशीन बसात के मले जुले जज्बात में घिर कर बोली तो अतिया बेगम एक बार फिर सटपटा गई। अम्मा बीबी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई थी ना, बेटे की मौत की खबर कैसे देती? वो अतिया बेगम से जवाब नहीं बन पड़ा। वो मुल्क से बाहर है। समन बेगम गालबन अभी बेदार होकर कमरे से बाहर आई थी, आखिरी जुमला उन्होंने सुन लिया। हशम ने बड़ी बारीकी से अम्मी और चच्ची की नज़रों के इशारे को बखूबी देखा था। और इसकी माँ, हमने तो सुना था कि इसकी सौतेली माँ ने इसे फूलों की तरह रखा। बता दो संजीदगी से कोई अम्मा वो ओफ बता दो, आप अभी भी अस्पताल के बिस्तर से उठ कर आई हैं। इन बातों पर हम फिर गौर करेंगे, फिलहाल आप चल कर नहा लीजिए। हशम माँ की बात दरमियान में उचक कर बोला और इन्हें उठाकर इनके कमरे की जाने बढ़ा। साथ में समन और अतिया बेगम भी थी। आओ सुंबल, इब्राहिम चचा की बेटी को चल कर देखते हैं। इन लोगों के जाने के बाद सहरिश ने आलम इश्तियाक में सुंबल से कहा तो वो भी जोश से सर हिलाकर कमरे की जानिब चलती। ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया इस लड़की को। पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, हर जगह से ढूंढा इसे, मगर नबील अपनी नाकामी पर आग बगोला होकर बोला, इसका बस नहीं चल रहा था कि कहीं से लाच इसके सामने आ जाए और वो इसका हशर कर दे कि वो बाहर निकलने के नाम से भी कांपे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा वो गई कहाँ। रोहा के अलावा पूरे गाँव लाहौर में वो किसी को जानती तक नहीं। फिर वो किसकी पनाह में चली गई? कहीं इस लखानी ने तो इसे बहका कर अपने पास नहीं रख लिया? मलका बेगम बोलते बोलते अचानक दूध की कौड़ी लाई। अरे वो कमीना तो खुद लाज के लिए मरा जा रहा है। हीरो का सेट इसने ऐसे तो नहीं दे दिया? इसकी कीमत वसूल करेगा, वो भी भरपूर तरीके से, आखिर है ना पक्का कारोबारी। नबील किलसकर बोला। फिर अचानक इसके जहन में ख्याल आया, कहीं वो अपने बाप के घर तो नहीं चलेगी? ऐसा नामुमकिन है, वो तो इनके नामों तक से वाकिफ़ नहीं। इसे ये तक मालूम नहीं कि इसकी ददियाल इस्लामाबाद में है। इसके बाप ने कभी भी अपने घर वालों का तस्करा इसके सामने नहीं किया। बहुत अनापस्त था। बाप ने दुत्कात के बाहर निकाला, फिर सारी ज़िंदगी एक लफ्ज़ भी इनके लिए अदा नहीं किया। मलका बेगम सर नफ़ी में हिलाते हुए बोली, हाँ एक दिन जाहिद रहमान इब्राहिम का दोस्त लाज से मिलने आया था, मगर इस दिन लाज तो घर में थी नहीं। वो तो जाहिद रहमान से भी नावाकिफ़ है। उफ़, कहाँ चली गई वो? अगर पताल में भी छुपी हुई तो मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। इतनी आसानी से वो नबील फारूकी की दस्तरस से नहीं निकल सकती। तुम देखना आंटी, मैं इसके साथ क्या करता हूँ, बस एक बार मुझे वो मिल जाए।
नाबील फारूकी आंखों में कहर लिए जहरखंद लहजे में बोला। सैरिश और सुंबल कमरे में कितने चक्कर लगा चुकी थी, मगर लगता था कि लाज कई रातों से सोई नहीं थी। इस वक्त गहरी नींद के ज़ेर असर थी। ओफ, वो आप लोग तो इतनी बेकरारी से लाजवाबी का इंतजार करें जैसे इफ्तारी के करीब वक्त में आप दोनों मेज़ पर लवाजमात देकर बेचैन होती हैं। आलिया ने इसके फरते इश्तियाक को निशाना बनाते हुए बोला। आलिया जब भी बोलती तब बेतुका के सर फोड़ लेने को जी जाता है। ये लो फोड़ लो सर। आलिया ने सच से एश ट्रे सुंबल की तरफ बढ़ाई। ओफ, वो तुम दोनों फिर शुरू हो गए। लड़ना तो लाउंज में जाकर लड़ो, कहीं तुम्हारी आवाज़ से उठ ना जाए। सैरिश और सुंबल दरवाजे के बिल्कुल पास ही खड़ी थी। सैरिश दोनों को सरसनेश करते हुए बोली, वैसे इब्राहिम चचा की बेटी है बहुत खूबसूरत और आवाज़ भी बहुत अच्छी है। तुमने सुनी थी इनकी आवाज़? सुंबल ने आलियान की बात पर पूरे शौक अंदाज में पूछा। हाँ और नहीं तो क्या, मुझे तो इन्होंने वो गाना भी सुनाया था, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। वो बाकायदा लहक कर गाते हुए बोला। हाय अल्लाह, सच्ची? फिर तो मैं इनसे ज़रूर गाने सुनूंगी। गानों की रस्सी सुंबल खुशी से बोली। सुंबल, तुम आलियान को जानती नहीं? वो पहली बार अपने ददियाल आई और बड़ी अम्मी के बगौर मुसीबत में है। क्या वो इसी सिचुएशन में आलियान को गाना सुनाएगी? होश के नाखुन लो। सैरिश की बात सुंबल के दिमाग को लगी तो आलियान को वो देख कर रहेगी। मैं तो इसलिए क्या, तुम दोनों जाओ यहाँ से, लाज तुम्हारी आवाज़ों से। अरे अरे, वो देखे लाज अपनी किस्म आ रही हैं। आलियान सैरिश की बात काट कर बोला तो तीनों दरवाजे की ओर से अंदर झांकने लगी। अचानक लाज हड़बड़ाकर उठ बैठी। इसने हैरान और अजनबी निगाहों से कमरे के दरो दीवार को देखा, फिर जहन पर जोर डालना चाहा कि वो कहाँ है। अचानक कमरे का दरवाजा पूरी तरह से खुला और 3 नफूस अंदर दाखिल हुए। वो इन लोगों को देखकर हरास होगी। अरे लाज आप प्लीज़ खौफजदा मत हो, अपनी सुंबल की तो शक्ल ही ऐसी है। बेचारी नर्स भी सहम गई थी। आलियान इसे पुरसकून करने की गर्ज से अपने मखसूस अंदाज में बोला तो आलियान को देखकर इसे याद आ कि वो अपने ददियाल में महफूज हाथों में है। ये एहसास इसे एकदम पुरसकून कर गया। लाज, मैं तुम्हारी कज़न हूँ सहरिश, और ये मेरी छोटी बहन सुंबल है। सहरिश बड़ी अपनाइयत से इसके बराबर बैठकर बोली तो लाज ने भी इसे मुस्कुरा कर देखा। ये चेहरा मैंने कहीं देखा है, कहाँ देखा है? लाज के जहन में झमाका हुआ, मगर फिर फौरी से याद न आया कि इस चेहरे को इससे पहले वो कहाँ देख चुकी है। और मेरा तारुफ तो करा दीजिए, मैं हूँ आपके ताए के घर का दूसरा चश्मो चिराग आलियान। पहले वाले चश्म में तो है, मगर चिरागपा भी बहुत है। ज़रा सी बात पर मूड ख़राब हो। और आलियान, लाज अभी सोकर उठी है, इसे कम से कम फ्रेश तो हो लेने दो, फिर बताते रहना सबके बारे में। सहरिश इसे टोक कर बोली तो आलियान ने भी ताइदी अंदाज में सर लिया। फिर लाज सहरिश के कहने पर फ्रेश होने चल दी। दादो, ये लाज है। लाज सहरिश के हमरा झिझकती हुई दादो के कमरे में आई तो दादो ने सहरिश की आवाज़ पर बेसाख्ता सर उठाकर दरवाजे की जानिब देखा, जहाँ इनकी सबसे लाडले नाराज़ और परदेसी बेटे की वाहद निशानी खड़ी थी। वो कब से इसके जानने की मुंतज़िर थी, मगर किसी के सामने अपनी पोती के बारे में इस्तफसार नहीं कर सकती थी। इब्राहिम इनके लखते जिगर जब अमेरिका में था तो इसने अपनी चचाजाद को ठुकरा कर शादी रचा ली, और इनके वालिद जो सख्त असूल पसंद, वादे के पक्के, जान से ज़्यादा ज़ुबान को अहमियत देने वाले, जब अपने भाई और भतीजे के सामने शर्मिंदा हुए तो इन्होंने पूरे घर वालों से हतमी तौर पर कह दिया कि जो इब्राहिम से मिलेगा या किसी भी किस्म का राब्ता रखेगा वो भी इब्राहिम की तरह मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। सब जानते थे कि वो अपने कोल के कितने पक्के हैं, और इन्होंने ये साबित भी कर दिया। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम तक में भी उन्होंने इब्राहिम को याद नहीं किया। जाहिद रहमान ने बहुत कोशिश की दोनों बाप बेटों के दरमियानी आना की जंग खत्म हो जाए, मगर वो नाकाम रहे। जाहिद रहमान के जरिए शाहजहां बेगम को मालूम हुआ कि इब्राहिम की बीवी, जिससे इब्राहिम ने पूरी दुनिया छोड़कर शादी की थी, हुक्म अजल पर लब्बैक कहते हुए दुनिया को ही छोड़ गई थी। फिर ये भी सुना कि बच्ची को पालने की मजबूरी के तहत इब्राहिम ने दूसरा कत्ल कर लिया, क्योंकि बच्ची सिर्फ 2 माह की थी और अब वो बच्ची के इसके साय में परवरिश पा रही थी, और वो औरत भी अपनी ममता बेदरेग इस पर लुटा रही थी। ये सुनकर शाहजहां बेगम को काफ़ी इत्मीनान हुआ कि चलो इनके बेटे की बिखरी ज़िंदगी तो फिर संभल गई। फिर इसके बाद इन्हें अपने बेटे की कोई खैर खबर नहीं मिली, क्योंकि शाहजहां बेगम के शौहर के इल्म में ये बात आ गई थी कि जाहिद रहमान इनसे नाकाम होकर घर वालों के दिल इब्राहिम की जानिब से मोम कर रहा है। तो इन्होंने जाहिद रहमान का दाखिला बिल्कुल बंद कर दिया। यहाँ इब्राहिम को भी ऐसे सुनकर मिली तो अपने दोस्त को अपनी कसम देकर इन्हें बाज रखा। पिछले साल जब शाहजहां बेगम बेवा हुई तो बार बार इनका जहन इब्राहिम की जानिब जाता, मगर फिर ये सोचकर खुद पर काबू पाती कि शौहर के जाते इनके हुक्म अदूली के बारे में सोचने लगी। मगर जब लाज खुद इनकी दहलीज पर आ गई थी तो खुद पर मजीद जब्त करना इन्हें बेहद दुश्वार लग रहा था। अंदर आ जाओ बेटी, ये तुम्हारा ही घर है। अतिया बेगम ने लाज को वहीं खड़ा देखकर नरमी से कहा तो लाज की समझ में नहीं आया वो किस अंदाज में इन सब से मिले। इन सब लोगों ने इसके बाप को जीते जी अकेला कर दिया, यहाँ तक कि एक बार पलट कर भी ये पूछने की जहमत का वारा नहीं की कि इसकी बच्ची कैसी है। चलो मान ली कि इसकी माँ की हस्ती इन सब के लिए नापसंद थी, मगर वो तो इनका खून थी। आखिर क्यों मलका बेगम के रहमो करम पर छोड़कर वो बिल्कुल बेफिक्र हो गए। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया लाज। अरे क्या तुम जानती नहीं कि तुम किस दोज़ख से निकल कर यहाँ तक आई हो? ये लोग जैसे भी सही, मगर तुम्हें इज्जत की छत और 2 वक्त की हुर्मत की रोटी तो देंगे ना। अगर ये तुम्हें धुतकार दें तो तुम कहाँ जाओगी? वापस नबील और ममा के पास? कोई इसके अंदर से बोला तो वो घबरा उठी। नहीं, मैं यहाँ नौकरानी बनकर रहूँगी, मगर यहाँ से हरगिज़ नहीं जाऊँगी। क्या बोला, आज तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? झट पट जाज का चेहरा देखकर सहरी तशवीश से इसका हाथ थाम कर बोली, मेरी पोती मुझसे नाराज़ है, मैं खुद अपनी बच्ची के पास आती हूँ उसे मनाने और माफ़ी मांगने के लिए। अचानक दादू रोते हुए बोली तो इन्हें उठता देखकर लाज देरी से अंदर आई। आप प्लीज़ बैठी रहिए। लाज पे सख्ता इनका बाजू छूकर बोली तो दादू ने बिलक कर इसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दे।
मैं तेरी कोई खैर खबर न ली। हमसे बहुत बड़ी कोताही होगी कि हम तुझसे बेगाना हो गए, हमें माफ़ कर दे। दादों के साथ साथ लाज भी बेतहाशा रो रही थी, जबकि कमरे में मौजूद तमाम नफूस की आंखों में आंसू तैर रहे थे। अच्छा बता, मेरा इब्राहिम कैसा है? इसे क्यों नहीं साथ लाई? बस अब इसे भी बुला लो। लाज दादों का सर सीने से अलग करके बेताबी से बोली तो लाज की निगाहें झुक गई। अब वो कभी नहीं आएंगे। वाइस्की से बोली, अरे है ना अपने बाप की तरह ज़िद्दी, मगर हम दोनों दादी पोती मिलकर इसे यहाँ बुला लेंगे। लाज के जवाब पर वो पुरजोश होकर बोली, अम्मा आप अब आराम कीजिए, इब्राहिम को भी सुनिए, लाज को हकीकत बताने दीजिए। अतिया बेगम ने गुलूगीर लहजे में वलायत साहब की बात काटी तो दादों के अचंभे से पहले वलायत साहब को और फिर अतिया और लाज को देख कर इस्तफसार किया, कैसी हकीकत? पापा 8 साल पहले ही हम सबको छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। लाज बमुश्किल अपनी सिस्त के ऊपर काबू पाकर बोली तो दादों के दोनों बाजू बेजान कटे हुए टहनियों की तरह बिल्कुल बेजान होकर पहलू पर गिर पड़े। क्या मेरा बच्चा, मेरा इब्राहिम इस दुनिया से चला भी गया और मुझे पता भी न चला? अरे कैसी हरमा नसीब माँ हूँ मैं, और बदनसीब मेरा बच्चा जिसे जीते जी हम सब ने मार डाला। दादी की आवाज़ों ने दरो दीवार को हिलाकर रख दिया। सब रोए जा रहे थे और लाज और दादी को भी संभाल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इब्राहिम हसन करदेसी की मौत आज ही हुई हो। किधर गया? लाजाबी, आपकी आंखें कितनी खूबसूरत है, काश मेरी होती झील जैसी, मेरा तो डूब जाने को जी चाहता है। सुंबल शौकी से बोली। होश में और सुंबल बीबी, कहीं सचमुच ही डूब मत जाना। वैसे तुम्हें झील में नहीं बल्कि चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। देख नहीं रही बड़ी बहन सुबह से किचन में मसरूफ है और तुमने हिलकर एक तिनका भी नहीं तोड़ा, और आज वैसे भी हिटलर आ रहे हैं। दादों को घर पहुंचाते 4 घंटे बाद दोबारा चले गए थे, अब आ रहे हैं और तो इन्हें हर चीज़ अपनी पसंद के मुताबिक चाहिए होगी। आलियन के आखिरी जुमले पर सुंबल वाकई घबरा गई। क्या हिटलर आ रहे हैं? तुम्हें पहले बताना था ना। आलियन, ये हिटलर कौन है? लाजिस तजाबिया अंदाज में लहजे में बोली। अरे मत पूछे, हैं तो मेरे बड़े भैया, मगर पूरे के पूरे दादा के परतू, सख्त कीर और मूडी। हाँ, अगर खुद का मूड अच्छा हो तो शगुफ्ता बने फिरते हैं, और ना हो तो फिर हर एक को डपटते डरते फिरते हैं। आलियन लहक कर बोला, वाह दादो, मज़ा आ गया। घर आने पर आप मुझे इतना लजीज खाना खिलाते हैं कि मैं तो तकरीबन बाहर फाकी करता हूँ। डाइनिंग हॉल की जानिब आते हुए लाज के पैरों को इस आवाज़ ने जंजीर की तरह जकड़ा। इतनी जानी पहचानी आवाज़ किसकी है? खुद से उलझ कर लाज बोली, तूने अपनी सूरत आईने में देखी है? देख कैसे पीली हो रही है और आंखों के गिर्द कैसे हल्के पड़ गए। दादो मोहब्बत से चूल लहजे में बोली, दादू ये तो हर वक्त लाल पीले रहते हैं, आपने शायद कभी गौर नहीं किया। शट अप अलियान। वही आवाज़। ओह खुदा, ये कैसा इम्तिहान है। अब किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। ये आवाज़ तो वो लाखों में भी पहचान सकती थी। वो दीवार का सहारा लेकर बैठती चली गई। अच्छा, अब अपनी पोती से मिलवाइए, जिसके आने से आपकी सारी बीमारी दूर भाग गई। हाशिम गर्देसी की शरारत भरी आवाज़ उभरी। इस दिन दादो को हॉस्पिटल से घर छोड़कर वो खबर तो सुन चुका था कि इब्राहिम चचा की बेटी आई, मगर इसे बहुत अर्जेंट आउट ऑफ सिटी जाना था, लिहाजा वो मिल नहीं सका। सुंबल, जाओ अपनी आपी को बुला कर लाओ। दादी की मसरूर सी आवाज़ आई तो वो तेजी से कमरे की तरफ भागी। शुक्र था कि सहरिश कमरे में मौजूद नहीं थी। इसके आते ही सुंबल पहुंची। लादें थकन का बहाना करके इसे टाल दिया, खुद मुजमिल से बिस्तर पर जा गिरी। ज़िंदगी के रंग कितने अजीब है कि हर दिन हर रात ज़िंदगी मुख्तलिफ रंगों में उलझे चेहरों के साथ लाद के सामने आकर खड़ी हो जाती और इसे देखकर कहती, मेरे इस रंग को देखो, इसको पहचानो। और जब वो इसको पहचानने, इसके समझने की कोशिश करती तो इंतहाई सूरत से वो एक दूसरे से रूप में आ जाती, जिसको पहले से ज़्यादा हैरान और परेशान कर डालती। हशम कर देती जिसकी झोली में नबील फ़ारूकी ने इसकी लाज, इसकी हया, इसकी शर्म को एक साइन के बस डालना चाहा। वो शख्स इसके बाप के इज़्ज़तदार और बाबाकार ख़ानदान का बेटा था। किस्मत ने भी अजीब खेल खेला। एक दादा की अजनबी पोती इसी दादा के पोते के पास एक रात के तोहफे के तौर पर इसके हाथों में दी गई। मगर हशमगर देजी वो ऐसा बावकार इंसान था कि अपने ख़ानदान की नामूस को, अपने खून और वालदैन की तरबियत को कभी शर्मिंदा न होने दिया। हालांकि वह ज़िंदगी के इस दौर में था जिसे सबसे हसीन दौर कहा जाता है, जिसमें इंसान अगर जवानी के जम में अपनी सहर अंगेज़ पुरकशिश शख्सियत के नशे में थोड़ा बहुत बहक भी जाता है तो उसे जवानी की खूबसूरत भूल समझकर खुद को यूं परी जिम्मा करार दे देता है जैसे वो भूल, वो कोताही किसी ने ज़बरदस्ती करवाई हो। मगर हाशिमगर देसी वो मामूली सी लग्जिश को भी माफ़ करने का रवादार नहीं था, और अगर कोई सिनफ नाजुक वो गलती या लग्जिश कर बैठी तो इसे नज़रअंदाज कर देना या फिर दरगुजर करके इसे एक मौका देना, ये सब हाशिमगर देसी की ज़ात की किताब में कहीं भी रकम नहीं था। वो अपने ख़ानदान का फ़ख्र था, माँ बाप का ज़म था कि एक मुकम्मल मर्द था, जिसकी तमन्ना, जिसकी आरज़ू हर लड़की कर सकती है। मगर इसके साथ साथ वो एक रवायती मर्द था। औरत कायनात का हुस्न है, औरत नस्ल बका की अमीन है, औरत घर की जीनत है, औरत के साथ मर्द की तकमील है। अगर रब ने औरत को मर्द के लिए तख्लीक ना किया होता तो फिर दुनिया का क्या नक्शा होता। वो औरत की इज़्ज़त और तकरीम से बखूबी वाकिफ़ था, औरत के हकूक़ के बिल्कुल मुखालिफ नहीं था। वो औरत को फूल की मानंद नज़ाकत और हुस्न का पैकर समझता था, जिसे तेज़ धूप और हवा से बचाना मर्द का फ़र्ज़ था। इसकी गैर तो हमीयत का तकाजा था, मगर ऐसी औरत जो अपने फूल जैसे हुस्न को अंगारों का शोला बनाना चाहे, जो घर की जीनत बनने की बजाय बाहर की ज़िंदगी में एक ऐसा शोपीस बनना चाहे कि इसकी खूबसूरती और नज़ाकत को देखकर मर्द इसे पाने, इसे छूने के लिए हर कीमत देने को तैयार हो, जो शर्म हया, तहज़ीब व पारसाई को अपने लिए बोझ और जुल्म समझकर इसकी ज़ंजीर को तोड़ दे और फिर नगर नगर डगर डगर फिरकर खुद को मर्दों के बराबर समझना शुरू कर दे। तो ऐसी औरत हाशिम गर्देजी की निगाह में औरत नहीं, औरत ज़ात की तहकीर है, इसकी तौहीन है। कल रात जब लाज ने हाशिम गर्देजी की ज़ात की बाबत को रेदा तो सहरिश ने हाशिम गर्देजी को इसके सामने ला खड़ा किया था। वो सहरिश की हाशिम की बीवी समझी थी, मगर सहरिश नहीं बताया कि हाशिम गर्देजी सहरिश और सुंबल इसे बिल्कुल बहनों की तरह प्यार करता है।
हशम कहते जी मुझे कभी वो इज़्ज़त मुकाम नहीं देगा जो सहरिश और सुंबल और इस जैसी लड़कियों को देता होगा, वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। लाज सहरिश की बताई हुई बातों की रोशनी में सोचते हुए खुद से बोली, फिर सहरिश की जानिब देखा जो पुरसकून नींद के मजे ले रही थी। काश मैं भी सहरिश की तरह बारिश का पहला कतरा होती, इस बंद कली की मानित होती जिस पर शबनम के कतरे भी न गिरे होते। अब क्या होगा, मैं हशम करदेसी का कैसे सामना करूंगी। लाज के अपने फोड़े की तरह दुखते सर को अपनी हथेलियों से जोर से दबाकर लाचारी से सोचा। सारी रात यही सोचते गुजरी। इसने खिड़की की जानिब रुख किया तो सुबह का सवेरा चारसू फैल रहा था। नींद लाज की आंखों से कोसों दूर थी। बिस्तर पर करवट बदल बदल कर इसका जिस्म थक गया, जबकि सहरिश नमाज पढ़कर दोबारा सो गई थी। वो मुजमिल से बिस्तर से उठी, दुपट्टा संभाल कर पाँव में चप्पल अड़स कर खड़ी होगी। वो दादो के कमरे की जानिब आई तो अंदर से आदि कुरान पाक की तिलावत सुनकर इसने दादो को डिस्टर्ब करना मुनासिब न समझा और खामोश कदमों से दरवाज़ा खोलकर बाहर लॉन में आ गई। सुबह की पुरकैफ हवा, चिड़ियों की मद्धर चहचहाट, हवा में रची सूंधी मिट्टी और फूलों की खुशबू से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोझल कदमों से लॉन की एक जानिब बने संगी बेंच पर बैठ गई। अभी से बैठे थोड़ी देर हुई थी कि अचानक कोई शख्स ट्रैक सूट पहने मेन गेट खोलकर अंदर दाखिल हुआ। लाज ने यूं ही निगाह उठाई तो यकलख्त साख्त रह गई। बिल्कुल सामने हशम करदेसी बड़े खुशगवार मूड में गुनगुनाता वैसी जानिब आ रहा था। हमारे घबराहट के खौफ के लाज उछल कर उठी और जल्दी से हशम करदेसी की जानिब से रुख मोड़कर खड़ी होगी। आहा, यह सहरिश बीबी कैसे बाहर निकल आई। नमाज के बाद तो मौसूफ़ा यूँ बिस्तर पकड़ती जैसे कोई अपनी छूटती ट्रेन की तरफ भागता है। हशम करदेसी की इंतहाई फ्रेश और शौक सी आवाज़ लाज की समातों से टकराई तो उसका जिस्म यूँ कँपाने लगा जैसे सख्त सर्दी में यक पानी इसके ऊपर अंडेल दिया हो। अरे कहीं अपनी शादी के वजीफे के चक्कर में तो नहीं उठी। शायद किसी आंटी ने तुम्हें यह मशवरा दिया कि सुबह निहार मुँह यूँ किबला की रुख करके पिलर की तरह। हशम करदेसी से यूँ खड़ा देखकर इसका मजाक उड़ाते हुए जो ही इसकी जानिब घूम कर आए निगाह लाज के चेहरे पर पड़ी तो इसकी ज़ुबान यकलख्त यूँ रुकी जैसे स्क्रीन पर चलती तस्वीर एकदम साख्त हो गई हो। पहली निगाह में इंतहाई इस्तजाबाना, फिर हैरानी, फिर शदीद नागवारी के तासुरात उभरे। तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्या नबील फारूकी ने तुम्हें यहाँ भेजा? फ़ौरन से पेशतर यहाँ से निकलो। सुन रही हो तुम? गेट लॉस्ट नाउ फ्रॉम माई हाउस। हशम करदेसी नफरत और हकारत की इंतहा पर पहुंचा। इंतहाई सख्ती और हनत अमेज लहजे में बोला कि ज़ब्त के बावजूद दो मोती लाज की आंखों से बाहर निकल आए। यू स्टूपिड गर्ल, तुमने सुना नहीं? मैं बार बार अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ। निकल जाओ अभी और इसी वक्त मेरे घर से। हशम करदेसी ने अपने आहनी हाथ से लाज का बाजू दबोचा। मम्मा मैं आपकी। लाज को यूँ महसूस हो रहा था जैसे इसे उर्दू ज़ुबान आती ना हो। जब लफ्ज़ को गिरफ्त में करने की कोशिश करती तो ज़ुबान गुम हो जाती है और जब बोलना चाहती तो लफ्ज़ कहीं गुम हो जाते। तुम शायद शराफत की ज़ुबान से वाकिफ़ नहीं हो, तुम्हारे लिए दूसरी ज़ुबान इस्तेमाल करना पड़ेगी। इंतहाई संगदिली से बोलते हुए हशम करदेसी ने सख्ती से इसका हाथ पकड़ा और गेट की जानिब से घसीटता हुआ लाया। खबरदार जो आइंदा तुमने मेरे घर की तरफ रुख किया, वरना तुम्हारा और इस नबील का वो हशर करूंगा कि पनाह मांगोगे मेरे नाम से। ये कहकर इसने इंतहाई बेदर्दी से गेट से बाहर धकेला। किसी पल चौकीदार अपने क्वार्टर से आंखें मलता बाहर आए। अपने मालिक को गुस्से में देखकर वो काफ़ी परेशान हुआ। क्या बस साहब जी, सुबह सुबह आप इतने गुस्से में क्यों हैं? इस लड़की को तुमने अंदर आने कैसे दिया? तुम किस तरह अपनी ड्यूटी करते हो? हर अरे गरे को घर तुम यूं ही मुँह उठाकर घर में दाखिल कर लोगे। हशम करदेसी सोच रहा था कि नबील फारूकी ने अपनी हार से तिल मिलाकर लाज को किसी बड़ी साजिश के तहत इसको फंसाने के लिए यहाँ भेजा है। इतनी सुबह और इतने रफ हुलिये में लॉन में खड़े होना इस बात की गवाजी था कि वो इसकी गैर मौजूदगी में यहाँ आई और इस घर के सादा अफराद को अपनी मकारी चालबाजी से कोई बहुत बड़ा धोखा देने की कोशिश में है। मगर साहब, ये तो आलियन पापा के साथ यहाँ आई थी, इन्हें आए तो कई दिन हो गए। हैरान होते से चौकीदार ने हकीकत बताई, जिसे सुनकर हशम करदेसी को खफीफ सा झटका लगा। व्हाट? फिर अचानक से लगा जैसे किसी ने इसे पहाड़ की बुलंद चोटी से धक्का देकर पाताल में धकेल दिया। कौन हो तुम? अच्छा, अब अपनी पोती से तो मिलवाइए जिसके आने से आपकी सारी बीमारी दूर होगी। कल रात अपना ही बोला जुमला इसके कानों में गूंजा था जबकि ब्लैक एंड वाइट इम्तजाज के सूट में मलबूस लाज बाकायदा दबी दबी आवाज़ में रो रही थी। शट अप, बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू। बता बहाना। मैं पूछता हूँ कौन हो तुम? हशम करदेसी वहशत से चिल्लाकर बोला तो चौकीदार के भी हाथ पांव फूल के वो हशम करदेसी से निगाह बचाकर अंदर की जानिब दौड़ा। मम्मा, मैं लाज इब्राहिम, आपके चचा। बस अब इसके आगे कुछ मत बोलना। प्लानिंग तो तुम दोनों की काफ़ी अच्छी है, मगर कान खोल कर सुन लो। दादो की पोती का जो ड्रामा रचाकर तुम इस घर में दाखिल हुए वो फ़ौरन ख़त्म करो, वरना मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जिसका तुम जैसी लड़की तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम जैसी लड़की? ये जुमला आग में बुझे तीर की तरह इसकी रूह में पेवस्त हो गया। सर, आप मुझे समझने की गलत समझ रहे हैं। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। लाजबा मुश्किल अपनी सिस्कियों पर काबू पाकर बोली। अरे हशम, क्या हो गया तुझे? क्यों इस मासूम को इतना डांटा है? चौकीदार दादा को बुला लाया तो हशम के इतने संगीन तेवर और लाज को रोता देखकर वो भी अच्छी खासी घबरा गई। दादो, ये लड़की। हशम दादो चेहरे पर अजीब से तासुर लिए दादो की जानिब पलट कर उंगली लाज की तरफ उठाकर फ़कत इतना ही बोल पाए। अरे बावले, क्यों उस बेचारी को रुला रहा है? ये तेरे इब्राहिम चचा की बेटी है। लाज मेरे बच्चे की निशानी है। कहकर दादो जल्दी से करीब आई, कपकपाती लाज को सीने से लगा लिया। हशम करदेसी को लगा जैसे पत्थरों का भरा ट्रक इसके वजूद से किसी ने टकरा दिया हो। ये कैसे हो सकता है? इस बात का क्या सबूत है कि यही लड़की इब्राहिम चचा की बेटी है? वो आंसू निराश की कैफियत में घिर कर बोला। लो भला, ये क्या बात हुई? तो इब्राहिम के बचपन के दोस्त ज़ाहिर रहमान के नाम से तो वाकिफ़ है ना?
जब तू छोटा था तो वो यहाँ अक्सर आता था, इसी ने फ़ोन करके तेरी माँ को बताया कि इब्राहिम की बेटी इसके पास है। दादू ने इसे तफसील बताई तो इसे एक के बाद दूसरा सांस लेना भी दोबर लगा। ये यहाँ क्यों आई है, क्यों आई है, इसका क्या मतलब है? ये इसके बाप का घर है, तुझे कल रात मैंने सारी तफसील बता तो दी थी। अब अंदर चलो, ख्वाम का बच्ची को इतना रुला दिया। दादा बुरा मान कर बोली तो हशम ने एक निगाह मुजरमों की मानी सर झुका इलाज की जानिब देखा, फिर लंबे लंबे डगफड़ता अंदर की जानिब चल दिया। क्या बताएं कितने शर्मिंदा हैं हम, तुझसे मिलकर और भी घट गए। इस पल वो सबके दरमियान होते हुए भी वहाँ मौजूद नहीं थी, जिस तरह किसी मफलूकुल हाल की मुख्तसर जमा पूंजी जिसे वो बहुत हिफाजत से अपने सीने से लगाए रखता है, मगर रहज़न इसकी बची कुची मता को इंतहाई बेदर्दी से लूट लेता है, लूट कर इसे बेजान दरख्त के पत्ते के माने ज़मीन बूस कर जाते। कुछ ऐसी हालत इस लम्हे लाज की भी थी जो अपनी इज़्ज़त और नामूस की चुनरी को बहुत संभाल कर लाई थी, जिसके कुछ रंग फीके ज़रूर हुए थे मगर फिर भी चंद रंग बाकी थे अपने पंदार और नस्वानियत की चादर को, जिसमें कुछ छोटे छोटे छेद हो गए थे। लेकिन इस पर वो इस मोअज़्ज़ज़ घराने के लोगों की मदद से रफू करने का इरादा किए हुए थी, मगर हाशिम गर्देज़ी के लफ्ज़ों के तीरों ने यकलख्त जैसे इज़्ज़त और नामूस की चुनरी और पंदार और नस्वानियत की चादर को कहीं दूर फेंक दिया, और वैसे उरिया सी खड़ी अपनी चादर को बड़ी हसरत से दूर जाता देख रही थी। दादू खुदा के वास्ते इस लड़की को समझाएं कि अब भी वक्त है अकल के नाखून पकड़े और अपनी उंगलियों के गंदे नाखूनों को काटे। गजब खुदा का, चाय की प्याली भी बनानी नहीं आती, मतलब चाय भी बनाई तो मैले को चले नाखूनों से, मुझे तो कहीं आ रही है। आलिया ने अपने मखसूस अंदाज में बोला। तो खुद बना लेते ना चाय, मर्दों का चाय बनाना हराम तो नहीं है ना? सुंबल चमक कर बोली। आलिया और सुंबल तुम दोनों कुछ देर के लिए चुप नहीं रह सकते, मुझे अम्मा से बहुत ज़रूरी बात करनी है। समन बेगम सरजनिश करते हुए बोली तो दोनों वाकई चुप हो गए, अभी ने ज़रूरी बात भी तो जाननी थी। बड़े कोई ओ वाले फप्पे कुटने बंदे हैं दोनों। अम्मा सबाहत ने अपने बड़े बेटे के लिए सहरिश का हाथ मांगा। दादू ये सहरिश कहाँ गायब है, मेरे कमरे की सफाई क्यों नहीं की गई? अचानक हशम गर्देजी की आवाज़ लाउंज में बुरी तो लाज जो यहाँ होते हुए भी मौजूद नहीं थी, इंतहाई सूरत से माहौल में वापस आई। अरे हशम, तुम इस वक्त बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, मुझे बहुत ज़रूरी मशवरा लेना है तुमसे। अच्छा चाची, तो जल्दी बताइए कि इस बात पर आपको माँ बदौलत का मशवरा दरकार है। सफ़ेद शलवार कमीज़ में रफ से हुलिये में बिखरे बालों से मितलाज को बहुत मुख्तलिफ लगा, बस एक निगाह बेसाख्ती के बाद वो इसी हालत में बैठी रही। बेटा मेरी सहेली है ना सबाहत, इसने अपने बेटे फुरकान के लिए सहरिश का रिश्ता मांगा है। वाओ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। ये सुनकर सुंबल और आनिया दोनों बेहद एक्साइटेड हो गए। लड़का तो अच्छा है, पढ़ा लिखा और समझदार भी है, हशमपुर सोच अंदाज में बोला। तुम ठीक कह रहे हो, बहुत तहजीब वाला बच्चा और हमारी सहरिश के लिए बहुत मौजू है। दादू हशम की राय सुनकर खुशी से बोली। तो फिर बताओ, हम सबाहत को हाँ कर दें? चाची ने इन बसात से इस्तफसार किया। आप पहले अब्बू चाचू से पूछे, फिर सहरिश की रजामंदी बेहद ज़रूरी है। हशम नरमी से बोला तो हशम की बात पर दोनों ख़वातीन ने भी भरपूर इत्तफाक किया। सबाहत ने भाई साहब और इनसे पहले बात की थी, फिर मुझसे पूछा था। दोनों ने हम लोगों के ऊपर ये मामला छोड़ दिया। हाल बता, सहरिश की मर्ज़ी तो मालूम करना ज़रूरी है। चची रसानियत से बोली कि इसी असना में अतिया बेगम और सहरिश छत पर अचार का मर्तबान रखकर सीढ़ियों से नीचे आती दिखाई दी। आलियन की इस पल ज़बान पर बेहद खुजली होने लगी। इसका दिल चाहा वो जल्दी से सहरिश को प्रपोजल के बारे में बता दें। हशम भाई सॉरी, आपके कमरे की सफाई लेट होगी, मैं बड़ी अम्मी के साथ ऊपर अचार डालने चली गई थी, बस अभी साफ़ किए देती हूँ। सहरी जल्दी से बोली। अरे बिब्बी, गाजर आमू लीमन के अचार की बात मत करो, अपनी खैर मनाओ। फुरकान भाई के मर्तबान में आपका अचार। आलिया ने लहक कर बोलते बोलते जो ही हशम गर्देजी को अपनी जानिब खश्म की निगाहों से घूरते पाया तो फ़ौरन से पेशतर अपनी ज़ुबान दारू से चिपका दी। सहरिश का चूंकि इस जानिब ध्यान नहीं था, सो वह बगैर आलियन के जुमले पर गौर किए हशम के कमरे की जानिब चल दी। अति, तुमने भी सुन लिया होगा, सबाहत ने अपनी सहरिश का रिश्ता मांगा। दादा मुसरत खुश जोशो मुसरत से बोली। जी अम्मा, जिन दिनों आपकी तबीयत नासाज थी तो इन्हीं दिनों सबाहत ने आपके बेटे को फ़ोन करके अंदिया लेना चाहता, मगर चूंकि इस वक्त मौका मुनासिब नहीं था, लिहाजा हमने ये तस्करा नहीं छेड़ा। कल रात फिर फ़ोन आया था सबाहत का, वो बाकायदा फुरकान का रिश्ता लाना चाहती हैं। अतिया बेगम तफसील से बोली। हम सब तो राज़ी हैं, अब तुम लोग सहरिश से भी इसकी मर्ज़ी पूछ लो, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। दादों की बात पर सब खुश हो गए। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। आलियन पिछले आधे घंटे से मुसलसल सहरिश को छेड़ रहा था। खुदा के लिए आलियन अब खामोश हो जाओ, तुम्हारी भोंपू जैसी आवाज़ सुन सुनकर मेरे सर में दर्द हो गया, और जितना भी कोशिश कर लो मुझे कोई शर्म वरम नहीं आ रही, लिहाजा तुम मेरा और अपना वक्त पर बात मत करो। सहरिश चिढ़कर बोली, मगर इसके चेहरे पर फैले सतरंगी कोसकज़ा ने इसकी अंदरूनी खुशी को बखूबी अयां कर दिया। वाकई सहरिश, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही? लाज से छेड़ते हुए बोली। हाँ नहीं आ रही। बेचारे फुरकान भाई क्या सोचेंगे, इनकी दुल्हन कितनी बेशर्म है। लाज मसनूई तासुब से बोली। तो मेरे हिस्से का तुम शर्मा लो, मुझे ये फजूल काम नहीं आता। अरे ये क्या शर्माएंगी, तो अच्छों को भी शर्माने पर मजबूर कर दे, बल्कि शर्म से सर झुकाने पर। अचानक हशम गर्देजी कमरे में वारिद हुआ। इसके मुबहम जुमले पर सहरिश, आलियान और सुंबल तीनों ने नासमझी से इसे देखा, जबकि लाज का दिल चाहा कि अभी और इसी वक्त अपनी हस्ती को मिटा डाले। क्या मतलब हशम भाई? मतलब कुछ छोड़ो, तुम ये बताओ, दुल्हन बनने के लिए तैयार तो हो ना? हशम सहरिश की बात को नज़रअंदाज करके बड़ी शौकी से बोला तो एकदम ढेरों शर्म ने सहरिश का हाथ किया और बेसाख्ता अपना सर झुका के, जबकि लाज चुपके से वहाँ से उठी और बाहर निकल आई। भाई लगता है सहरिश को रिश्ता मंजूर नहीं। आलियन संजीदा आवाज़ में बोला तो बेसाख्ता सहरिश में उठाकर सर से बोली। नहीं नहीं, मुझे तो मंजूर है। फिर खुद ही अपने जुमले पर हैरान होकर बुरी तरह शर्मा कर कमरे से बाहर भागी तो तीनों के कहकों ने इसका दूर तक पीछा किया।
आलिया न जाने कहाँ कहाँ के किस्से सुना रहा था, जबकि लाज न जाने क्या क्या कुछ सोचे जा रही थी। हाशिम शाम के वक्त क्लब के से घर लौटा तो दोनों को लॉन में बिजी कैन की कुर्सियों पर इस्तादा पाकर चंद पल के लिए रुक सा गया, फिर कुछ सोच कर इनकी जानी पाया। आलियन, मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम फजूल कामों में बहुत वक्त ज़ाया करने लगे। चलो अंदर जाओ और किताबें भी देख लो, इम्तिहान जब सर पर होते हैं तभी तुम इन पर तवज्जो देते हो। भैया मैं फजूल काम थोड़ी कर रहा हूँ, अपनी ब्यूटीफुल चार्मिंग एंड क्यूट सी लाज आपी से बातें कर रहा हूँ। हाशिम की बात पर आलियन मज़े से बोला, जबकि लाज हमेशा की तरह इसको अपने सामने पाकर चोर सी बन गई। अंगूरी रंग के डबल जॉर्जेट के सूट में लाल धागों की नफीस सी कढ़ाई पर इसकी सुनहरी रंगत कुछ ज़्यादा ही दमक रही थी। तुम बहस बहुत करने लगे, अंदर जाओ और मेरा लैपटॉप चेक करो, इस पर वायरस आ गया, जाकर इसे ठीक करो। वो हुक्मेला लहजे में बोला तो आलियन तोहन और करहन वहाँ से उठा और इसके जाने के बाद हशमगढ़ लाज के मुकाबले आलियन की छोड़ी हुई सीट पर आ बैठा। लाज एकदम पजल सी हो गई, वो भी उठने का इरादा कर ही रही थी कि एकदम हाशिम के लफ्ज़ों ने एक बार फिर इसकी ज़ात के परखचे उड़ा दिए। तुम अब यहाँ आ ही गई तो इस घर के तौर तरीकों के मुताबिक चलना सीख लो। यहाँ तुम नबील फ़रूकी के मंगेतर और इसके बिज़नेस को तरक्की देने की चाबी नहीं हो कि अगर तुमने कोई भी साबित तर्ज अमल अपनाने की कोशिश की तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊँगा, क्योंकि अब तुम इस ख़ानदान की इज्जत और अपने ख़ानदान की हुर्मत पर ज़रा सी आँच में बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाशिम अपने गश्त शहादत इसकी जानिब उठाकर खोलते लहजे में बोला, मेरा नबील और ममा से कोई ताल्लुक़, कोई रिश्ता नहीं है। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को कोई भी नादानी और लग्जिश को दोबारा हरगिज़ नहीं दोहराऊँगी। लाजमी आवाज़ में बोली हाशिम ने बगौर इसके झुके सर को देखा। जब से वो इस घर में आई थी एक बार भी इसने हाशिम के देरी से आंखें मिलाकर बात नहीं की थी। हमेशा अपनी पुरख्वाब आंखों पर पलकों की चिलमन गिराए रखती थी। औरत के सर पर शराफत और पासदारी का ताज इस वक्त ही रखा जाता है जब अपने नफ्स, अपनी ख्वाहिश, अपने बेलगाम आरजुओं को पैरों से कुचल डालती है। तुम्हारे अंदर मुझे ऐसी कोई बात तो दिखाई नहीं दी, मगर तुम्हारे लिए बेहतर है कि अब तुम जबकि इस खानदान का हिस्सा बन गई हो तो ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश मत करना जिससे मैं कुछ संगीन कदम उठाने पर मजबूर हो जाऊँ। ये कहकर हाशिम तेजी से उठा और अंदर की जानिब चल दिया। इस पर लाज को हाशिम गर्देजी पर सख्त तैश आया, मगर अगले ही लम्हे इसके एहसानात की लहर ने इसके गुस्से और तिलमिलाहट को आने वाहत में बहा कर ले गई। सहरिश की शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू हो गई थी। मंगनी की तकरीब को मुनासिब न समझते हुए दोनों घरानों ने डायरेक्ट शादी करने का फैसला किया। घर की सारी खवातीन मासवा लाज और दादों के बाज़ारों में घन चक्कर बनी हुई थी। हाशिम हस्बे मामूल शहर से बाहर गया हुआ था। लाज ने सबके लिए शाम को चाय के साथ लवाजमात तैयार किए, जिसे वो सब भूतपूर्व तरीके से इंसाफ कर रहे थे। यंग जनरेशन लाउंज के दूसरे कोने में बैठी आजकल की महंगाई और शादी में की जाने वाली ड्रेसिंग पर तबसरे कर रही थी, जबकि अम्मा समन और इतिया बेगम दूसरी जानिब बैठी शादी के इंतजाम पर गुफ्तगू कर रही थी। अम्मा मेरी तो रातों की नींदें उड़ी हुई, बस खैर से सहरिश अपने घर से रुखसत हो जाए तो मुझे भी सुकून मिल जाए। समन बेगम फ़िक्रमंदी से गोया, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ताला के करम से इंशाल्लाह सब बखैर आफियत अंजाम पा जाएगा। मुझे तो अपनी लाज की बहुत परेशानी है, इसके मुस्तकबिल की फ़िक्र खाई जा रही है। बस मैं अपनी लाज को किसी महफूज हाथों में सौंप दूँ तो चैन से मर सकूँ। मेरे बच्चे की निशानी कितने ख़तरनाक लोगों के हाथों में रही। अतिया मुझे डर है कि कहीं मलका और इसका बदबख्त भांजा मेरी बच्ची को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आखिर में दादा होल कर बोली, अब मैं ऐसा मत सोचें, ऐसा कुछ नहीं होगा। सहरिश के बाद हम जल्दी लाज के लिए भी बड़ तलाश करेंगे। लाज को मलका बेगम के चंगुल से पूरी तरह से आज़ाद कराने के लिए इसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करना बहुत ज़रूरी है। अतिया बेगम इंसानियत से बोली, तुम ठीक कह रही हो, मगर लाज के लिए रिश्ता कहाँ। बोलते बोलते अचानक अम्मा की ज़ुबान को ब्रेक लगा, आंखों में एकदम जुगनू टिमा उठे। अरे देखो तो मुझे बुढ़िया की अक्ल को, बच्चा बगल में और ढिंडोरा शहर में। वो खुशी बसात से भरपूर लहजे में बोली, क्या मतलब अम्मा। समन बेगम ने उलझ कर इस्तफसार किया। अरे लाज के लिए रिश्ता तो हमारी आंखों के सामने। दादर लाउंज के कोने में शॉपिंग देखते हुए एक लाज की जानिब देखा। अपना हशम। क्या हशम? दोनों भी वक्त बोली। फिर आतिया बेगम मुसरत से बोली, अम्मा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सहरिश की शादी के बाद पहला काम बस यही करेंगे। सहरिश को माइयों बिठा दिया कि घर में करीबी रिश्तेदारों की आमदोरफ्त शुरू हो गई थी। कुछ लोगों ने लाज को देखकर काफ़ी हैरत बस इस्तेजाब का इजहार किया, जबकि बाकी की निगाहों में हसद और नापसंदीदगी के रंग नुमाया थे। सहरिश के ननियाल वाले भी दूसरे शहरों से आ चुके थे। कल रात से लाज के सर में शदीद दर्द था और इस वक्त वो कुछ हरारत भी महसूस करी थी। माइयों की रस्म अटेंड करके वो सहरिश और अपने मुश्तरका कमरे में आई तो चारों तरफ उपटन और मेहंदी की रची महक और कमरे की अबतर हालत देखकर इसके दर्द में मज़ीद इजाफा हो गया। वो बाजार होकर कमरे से बाहर निकली तो रास्ते में समन चच्ची से टकराते टकराते बची, अरे लाज कहाँ जा, क्या कर रही हो? यहाँ क्या कर रही हो? बाहर लॉन में चलो, लड़कियाँ गाने गा रही हैं। चच्ची मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द है, वो बेबसी से बोली। ओफो, तो तुमने कोई दवा ली? अच्छा ठहरो, मैं आलियन से कहकर तुम्हें डॉक्टर के पास भिजवाती हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं चच्ची, वो और मुझे टैबलेट लेने की आदत भी नहीं है। थोड़ा सो जाऊँगी तो दर्द ठीक हो जाएगा, लाज सहूलत से मना करते बोली। तो अच्छा ऐसा करो, हशम के कमरे में सो जाओ। वो कमरा निस्बतन कोने में और वहाँ शोर गुल की आवाज़ भी नहीं जाएगी। चच्ची की बात सुनकर वो बिद की, क्या हशम के कमरे में? नहीं चची, वो शायद बुरा मान जाएंगे। अरे वो तो शहर से बाहर है, कल दोपहर में आएगा। तुम कुछ देर आराम कर लो, फिर तकरीब से फारिग होकर मैं तुम्हें उठाने आ जाऊँगी। समन चची से राज़ी करते हुए बोली तो बाद नाख्वास्ता लाज मान गई। ठीक है चची, मगर रात में मुझे ज़रूर उठा दीजिएगा। लाज को इस पर अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। ये कहकर वो हशम के कमरे की जानिब आगे नफासत से सजे कमरे में दाखिल होते इसके असाब एकदम पुरसकून हो गए। कमरे की सजावट पर मजीद कुछ और गौर किए बिना वो हशम के नरम मुलायम बिस्तर पर ठह गई। रात के पिछले पैर हशम घर आया तो लॉन में तकरीब की बाकियात नज़र आई और
दरवाज़ा चौकीदार ने खोला, लिहाजा इससे ज़ाहिर था कि घर के तमाम अफराद थक कर सो रहे हैं, वरना अतिया बेगम ये समन चची जब भी वो घर आता फ़ौरन इसका इस्तकबाल करती। इस वक्त हशम भी खुद को बेतहाशा थका हुआ महसूस कर रहा था। वो सीधा अपने कमरे में और सफरी बैग वहीं ज़मीन पर रखकर सोफे पर ठहर गया। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद इसे एहसास हुआ शायद कोई खोल कर भूल गया। वो खुद से बोला और अपने पैरों को जूते मोजे से आज़ाद करते हुए तेजी से अपनी शर्ट के बटन खोलने के बाद शर्ट निजात हासिल करके वो जो ही बिस्तर की जानी पड़ा तो अचानक ठिठक कर रुक गया। कमरे में काफ़ी अंधेरा था, मगर हशम की आंखें अंधेरे से कुछ मानूस हुई तो इसे अपने बिस्तर पर किसी का वजूद दिखाई दिया। यकीनन ये आलियन मेरे कमरे में सो गया, वो खुद से बोला। बाथरूम में फ्रेश होने की गर्ज से चल दिया। थोड़ी देर बाद वो बात काउन में अपने गीले बालों को तौलिए से रगड़ता बाहर आया और बड़े पुरसकून अंदाज में बेड की दूसरी जानिब बैठ गया। अभी वो लेटने का इरादा कर ही था कि अचानक किसी लेडीज़ परफ्यूम की भीनी भीनी महक का एहसास हुआ। ये फिर हशम की तेज़ आई, ने भी पता लग गया कि लेडीज़ परफ्यूम है कि जेंट्स परफ्यूम है। मेरे वगैरह बंदे ने जिन्हें कभी परफ्यूम ना इस्तेमाल की हुए उन्होंने पता ही नहीं लगता क्या लेडीज़ है कि जेंट्स है। बिकॉज मैं कभी यूज़ नहीं करती, मुझे अच्छी नहीं लगती परफ्यूम यूज़ करना कि आपकी फ्रेगरेंस दूसरों को जाए। नेवर। इसने उलझकर एक बार फिर चादर में मुंह से पैर तक ढके वजूद को देखा। फिर न जाने किस सोच के तहत साइड लैम्प चलाकर इसने जो ही चादर मुंह से हटाई वो साख्त रह गया। एकदम इसे महसूस हुआ इसका दौरान खून इंतहाई देरी से गर्दिश कर रहा है। कनपटियों पर किसी ने अंगारे रख दिए। तैश की इंतहा पर पहुंचते हशम ने इंतहाई झटके से चादर हटाई। बेसुध सो इलाज का दायां चूड़ियों भरा हाथ इतनी सख्ती से पकड़ा कि ढेरों कांच की चूड़ियाँ आन बाहर में चकनाचूर हो गईं। तकलीफ के शदीद एहसास से राज ने हड़बड़ाकर जो ही आंखें खोली तो हशम गर्देजी को संगीन तरीन तेवरों के समेत खुद पर झुके पाया और इस पल इसे महसूस हुआ जैसे किसी ने इसके जिस्म से रूह खींच डाली हो। मारे खौफ और दहशत के बेसाख्ता इसने अपनी आंखें ज़ोर से भींच डाली। न जाने कितने ही पल बिना आहट की खामोशी से गुजर गए, मगर लाज की लाख कोशिशों के बावजूद आंखें खुलकर देखने की हिम्मत न हुई। अचानक इसे अपने चेहरे पर तपश का एहसास हुआ। इससे पहले कि ये तपश इसे झुलसा देती इसने पट से आंखें खोली। हशम गर्देजी का तपता चेहरा सिर्फ बाल बराबर की दूरी पर था। लाज ने जो ही घबराकर अपना चेहरा उठाया, इसकी सभी पेशानी हशम की कुशादा पेशानी से टकरा गई और इस समय लाज को लगा जैसे हशम गर्देजी ने इसे पूरी तरह बेबस कर दिया। इसने बिल्कुल बेजान होकर अपना सर दोबारा तकिए पर डाल दिया और एक बार फिर आंखें भींच ली। हशम गर्देजी की सुलगती उंगलियों को जब इसने अपने माथे नाक से होते होंठों पर महसूस किया तो वो जीत जान से लरस गई। इसने अपना साख्त हाथ उठाकर हशम के हाथ को छटकना चाहा, मगर ऐसा महसूस हुआ जैसे जिस्म हाथ बाजू से आ रही हो। बड़ी तगोदो के बाद इसने अपनी उंगलियों को जंबिश दी और अपना हाथ ऊपर उठाया। इसने हशम की कलाई को थामा। लाज की उंगलियों के लमस में मज़ाहमत थी, रुकावट थी, झिझक थी और एक नया अजनबी एहसास। नबील फ़ारूकी ऐसे तुम्हें छू रहा था ना? और कहाँ कहाँ छुआ था? क्या यहाँ? बर्फ़ के टुकड़ों से भी ज़्यादा ठंडे और सख्त अल्फाज और यकबस्ता हवाओं की तेरी से ज़्यादा चुभता लहजा जिसने लाज की रूह में उतरकर इसके वजूद को ज़िंदगी से महरूम कर दिया। मगर अजीब बात थी, इतनी ठंडक ने भी इसकी रूह को बुरी तरह झुलसा दिया। हशम गर्देजी आंखों में अजीब मगर नाकाबिले बर्दाश्त तासुरात लिए इस पर बेतहाशा झुके इसकी गर्दन पर हाथ रखे इस्तफसार कर रहा था। थोड़ी देर पहले हशम के लमस ने जो एक नामानूस एहसास, एक मीठा अनजाना दर्द इसके दिल में जगाया था, अगले पर इस अपनी ही नज़रों में निगाहों में गिरा दिया। इसने एक अज़ियत के आलम में हशम गर्देजी के शानों पर अपने दोनों हाथों को जमाकर पूरी कुव्वत से पीछे धकेला और सुरत से बिस्तर से उठी और अपने दुपट्टा और हुलिये से बेनियाज होकर नंगे पैर दरवाजे की जानिब लड़खड़ाती हुई मगर तेरी से पहुंची और कुछ साने यूं ही बेहिस्सो हरकत खड़े रहने के बाद रुख मोड़कर हशम गर्देजी की जानिब देखकर बोली, हशम गर्देजी, मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तुमसे नफ़रत है। हाँ, सिर्फ तुमसे, नबील और मम्मा से भी ज़्यादा। ये कहकर वो वो जा। एक पल को हशम गुमसुम रह गया, फिर अपने बेड पर पड़े लाज के पीले दुपट्टे को देखा और दूसरे पर इसका गोला बनाकर सोफे पर उछाला और बिस्तर पर लेटा ही था कि एकदम इसकी पुष्ट पर कोई चीज़ छुपी। इसने उठकर देखा तो लाल पीली कांच की चूड़ियों के बहुत से छोटे बड़े टुकड़े चादर पर पड़े थे। हशम गर्देजी इन कांच के टुकड़ों को देखता रह गया। सुबह जब घर वालों ने हशम को घर पर देखा तो इनको सबको खुशगवार हैरत का झटका लगा। अरे हशम बेटा, तुम कब आए? समन चची खुशगवारी से बोली। फिर मान कुछ याद आने पर माथे पर हाथ मारकर बोली, ओह मैं तो ये भूल ही गई, लाज को तुम्हारे कमरे में कल रात भेज दिया था मैंने। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सहरिश और बाकी लोगों के कमरों में बहुत शोर हंगामा हो रहा था। मैंने इसे कहा कि जब तकरीब ख़त्म हो जाए तो इसे उठा दूंगी, और देखो मेरा दिमाग बिल्कुल ही भूल गई। अभी मैं ये समझी कि लाज दादों के कमरे में है। सहरिश भी नादम होकर बोली। ये सब सुनकर हशम थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ, मगर फिर सर झटक कर बोला, इट्स ओके, जब मैं आया था तो वो कमरे से बाहर चली गई थी, मगर वो इस वक्त कहाँ सो रही है? अतिया बेगम थोड़ा परेशान होकर बोली। बड़ी अम्मी, लाज अभी दादों के कमरे में सो रही हैं। सुंबल किचन से नाश्ते की ट्रे लेकर बाहर आई तो अतिया बेगम का जुमला सुनकर वो जल्दी से बोली, लाज को काफ़ी तेज़ बुखार हो गया था, डॉक्टर अभी से चेक करके गया था, मेरी बच्ची को नज़र लगी है, शादी के दिन बीमार होगी। दादो लाज के सरहाने बैठी जिस पर कुरानिया याद का दम करते हुए बोली, जो इंजेक्शन के जरिए से सो रही थी, अम्मा आज मेहंदी है, सब हाल में जाएंगे, लाज के पास कौन ठहरेगा? समन चच्ची पुरसोच अंदाज में बोली, अरे ये मेहंदी की रस्म को धूम धड़क्के से अदा करना फ़र्ज तो नहीं है? तुम लोगों का दिल चाहा मेहंदी की तकरीब इतने बड़े पैमाने
आने पर करने को तो मैंने इजाज़त दे दी, वरना मैं बिल्कुल इसके हक़ में नहीं हूँ। इंशाल्लाह शादी में लाज भी बेहतर हो जाएगी तो मैं ख़ुद सहरिश को रुखसत करूँगी। दादो तफसील से बोली तो दोनों बहुओं ने ताईदी अंदाज में सर हिला दिए। सहरिश की शादी खैर वापस अंजाम पा गई तो मेहमानों ने भी अपने अपने घरों की राह ली। लाज नासाजी तबीयत की बदौलत सहरिश के किसी भी फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकी। दादो ने इसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा तो सिर्फ सहरिश की रुखसती से आधा घंटा पहले हॉल में गई और इसे दुआओं के साए तले रुखसत करके फ़ौरन घर की राह ली। इस तमाम वक्त में मुलाजमा लाज के हमरारी को के बुखार तो उतर चुका था मगर नकाहत बेतहाशा थी। अब वो इन लोगों को क्या बताती कि हशम गर्देजी ने इसके जिस्म से खून का कतरा कतरा अपने नोकदार लफ्ज़ों से चूस लिया, इसके वजूद से ज़िंदगी की हरारत को छीन लिया। ज़िंदगी धीरे धीरे अपने मामूल पर आने लगी। आलियान और सुंबल अपनी अपनी पढ़ाइयों में मसरूफ़ हो गए जबकि हशम आजकल अपने सरकारी दौरों की बदौलत मुल्क से बाहर था। लाज बेटा क्या सोचा तुमने, मज़ीद पढ़ने का मूड है तो मैं तुम्हारा एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवा दूँ? लाज साहब एक दिन इधर उधर की बातें करने के बाद लाज से पूछ बैठे। वो चंद साने खामोश सी रह गई, फिर अपनी हथेली को तकते हुए आहिस्ती से बोली, तायबू आप तो जानते हैं ना कि मैं एडमिशन नहीं ले सकती। मामा और नबील वो इतना कह सकी। ये बात तो है मगर इस तरह सारी ज़िंदगी तुम घर में छुप कर तो नहीं गुजार सकती ना, और फिर तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की, ख्वाम का घर में बैठ कर वक्त ज़ाया कर रही हो। लाज ने सब खामोशी से सुना मगर बोली कुछ नहीं। अब तायबू इसके वारिस थे, वो जैसा चाहते इसे वैसा ही करना था। तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी कुछ करते हैं कि मलका बेगम और नबील का उफरीत तुम्हारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए और तुम्हारी तालीमी इसनाद भी लाहौर से मंगवाने की कोशिश करता हूँ। इसे खामोश देखकर वलाय साहब नरमी से इसके सर पर हाथ फेर कर बोले तो वो सारतमंदी से सर झुका गई। वैसे यार इसका अगर सिचुएशन देखी जाए तो लाज बेशक गलत थी कि इसने, लेकिन उसको अंधे एतमाद ने मारा उसके। तो अब ये जो हशम है ये भी अपनी जगह पे ठीक है, जो उसके साथ बिहेव कर रहा है वो ठीक है, लेकिन यार गलत तो लाज भी नहीं है ना अपनी जगह पे। इसको हशम को चाहिए कि एटलीस्ट बात की तह तक तो जानने की कोशिश करे ना, बात तो जानने की कोशिश करे कि वो कैसे, क्या वो सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर रही थी या वो उसके ऊपर वैसे उसको ऐसे करवाया जा रहा था। क्योंकि लाज ने अगर घर में सबको बताया तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हशम को ये बातें ना पता हो। तो फिर इस तरह से वो अगर जानते पूछती ये कर रहे थे, फिर हशम थे दौर फिटे में मुझे नहीं कर रहा थे, फिर हशम ने हिदायत दे। अच्छा बेटा तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी लाज के लिए कुछ ऐसा ही सोच रही थी। बेचारी इस बार डॉक्टर के अलावा कितने महीनों से कहीं बाहर नहीं गई। मलका का ऑफिस एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने नहीं दे रहा। मगर बेटा क्या हशम इस रिश्ते पर राज़ी हो जाएगा? शाहजहां बेगम ने इस्तफसार किया। अमल लाज में किस बात की कमी है कि हशम इनकार करेगा? सूरज शक्ल आदात इतवार लाखों में एक है। लाइट साहब रसानी से बोले, हाँ ये बात तो है मगर भाई साहब हशम और लाज दोनों की मर्ज़ी ज़रूर मालूम कर लीजिएगा। वकार साहब सहरिश के वारिस संजीदगी से बोले, हाँ भाई दोनों की रजामंदी तो ज़रूर ली जाएगी। पर लाइट साहब इस बात में हिलाकर बोले, तो फिर ठीक है, नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। समन तुम लाज से और मैं हशम से मालूम कर लूँगी, बस ज़रा वो घर आ जाए। अतिया बेगम जोशिम बसात से बोली तो सब इनको खुशी को देख कर मुस्कुरा दिए। और फिर जब हशम गर्देजी घर लौटा तो घर में एक हंगामा बरपा हो गया। ओह माय गॉड, अम्मी आपने सोच भी कैसे लिया? लाज ये बिल्कुल नामुमकिन है। अतिया बेगम की बात सुनकर हशम हमारे तैश के तिल मिला उठा। हशम तुम्हारा दिमाग तो जगह पर है। लाज को तुम ऐसे धुतकार हो जैसे खुदा ना ख्वास्ता वो कोई गिरी पड़ी लड़की है। इन्हें अपने बेटे की बात पर अफसोस के साथ साथ गुस्सा भी है। अम्मी वो इस औरत की बेटी जिसे दादाजान ने कभी अपनी बहू के रूप में कबूल नहीं किया। वो भला अपनी माँ को कैसे बताता कि इसने अपनी कज़न को कब कब कहाँ कहाँ किस अंदाज में देखा। कॉकटेल पार्टीज़ पर इसका बेहिजाब लिबास पहनना, मिस्टर लखानी जैसे करप्ट इंसान की संगत में वक्त गुजारना, और इस रात फार्म हाउस पर जब अपना सेल फोन लेने आया तो नबील फारूकी वो बेहमियत तो बेगैर शख्स इस पर झुका। इससे आगे वो मजीद कुछ सोच नहीं सका। इसे लगा जैसे इसकी कनपटियाँ फट जाएंगी अगर इसे इस वक्त मालूम हो जाता कि लाज इसके चचा की बेटी है, इसके दादा की पोती, इसके ख़ानदान की इज़्ज़त है। वो तमील के टुकड़े टुकड़े करके इसे चील कव्वों के आगे डाल देता और लाज इसका चेहरा थप्पड़ों से सुरख कर देता। हशम जब हम बड़ों ने ख़ुसूसन अम्मा ने लाज को इस पूरे खलूस और खुले दिल से कबूल कर लिया तो तुम्हें क्या कबाहत है? तुम ये क्यों कब भूल रहे हो कि वो हमारा अपना खून है? मैं यही तो नहीं भूल पा रहा कि वो हमारा अपना खून है। हशम गर्देजी ने खुद कलामी की। देखो बेटा वो अपनों के दरमियान आ तो गई मगर इस औरत और इसके भांजे का खौफ हम सबके सरों पर नंगी तलवार की मारत लटक रहा है। लाश तो इस डर से बाहर भी नहीं निकलती कि कहीं वो लोग इसे देख न ले। अतिया बेगम इसके खामोश चेहरे को उतार चढ़ाव को देखकर बोली, फिर मजीद गोया में, वो फूल सी बच्ची अब हमारी जिम्मेदारी है। एक पुरसकून और इज्जत की ज़िंदगी देना हमारा फ़र्ज़ है। फूल, वो इस्तज़ाई अंदाज में बोला। कवल का फूल चाहे कितना ही हसीन नाजुक खुशबूदार क्यों ना, वो आखिर खिलता तो कीचड़ में है ना, और जब तोड़ते वक्त थोड़ी बहुत कीचड़ हमारे ऊपर भी लग जाती है। हशम गहरे लहजे में बोला तो अतिया बेगम बिल्कुल खामोश होगी। वो जानती थी कि इनका बेटा रवायती मर्द है जो औरत की मामूली सी लग्जिश को माफ़ नहीं करने वाला। बेटा माना कि कवल का फूल कीचड़ में खिलता है मगर ये इस फूल का मुकद्दर है जिसे कोई नहीं बदल सकता। मगर मुझे यकीन है कि वो फूल कीचड़ से निकल कर एक शफाफ चमकदार गुलदान की जीनत बन गया। तुम सब फरामोश नहीं कर सकते। अतिया बेगम जहाँ दीदा खातून थी अपने बेटे की अंदरूनी कैफियत को बखूबी समझ कर आसानी से बोली, नहीं अम्मी, ऐन मुमकिन है कि अपनी फितरत से मजबूर होकर इस फूल को रेजा रेजा कर दूँ। बेहतर यही होगा कि आप इसे किसी और कदरदान के हाथों सौंप दीजिए जो इसकी दिलो जान से हिफाजत करे। हशम के जवाब पर अतिया बेगम ने बगौर अपने बेटे की जानिब देखा। काश अगर आलियान लाज से छोटा ना होता तो मैं
लाज को इस घर से कहीं नहीं जाने देती। मैं जानती हूँ वो मासूम है, शफाफ है, मगर मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हें फूल की खूबसूरती नहीं बल्कि कीचड़ की गंदगी दिखाई दे रही है। मगर मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लाज अपनी औलाद की तरह अजीज़ है। ये कहकर अतिया बेगम हाशिम के पहलू से उठकर बाहर चली आई और सीधा अपनी देवरानी के पास पहुँच कर इसे लाज को कुछ भी बताने या इसे कुछ भी पूछने से बाज रखा। मगर भाभी, समन जिस पेड़ पर इत्मीनान, मोहब्बत और इखलास की मिट्टी और खूबसूरत जज्बों का पानी न पड़े तो वो खारदा झाड़ी बनकर रह जाता है और फिर बिलाकर सूख कर ख़त्म हो जाता है। बेहतर यही कि अब इस बात को यहीं पर दफन कर दिया जाए। अतिया बेगम समन की बात काटकर संजीदगी से बोली तो वो भी खामोश होगी। आंटी, लाज का मालूम हो गया कि वो कहाँ है। नबील इंतहाई मुश्तिल मलका बेगम के कमरे में दाखिल होकर बोला। ये सुनकर मलका बेगम के हाथों से मैगजीन छूट गया। क्या वाकई कहाँ है वो कलमुही जलील? हमारे इतने अरसे की प्लानिंग पर पानी फेर कर वो कमीनी कहाँ रूपोश हो गई है? मुझे पता चला कि वो इस्लामाबाद में हाशिम गर्देजी के घर, जो इसके बाप का घर है, एक क्लिनिक से निकलते हुए देखा था। क्या? वो हमारे हैरत और बेयकीनी से चिल्ला पड़ी। मगर वो वहाँ कैसे पहुंची? इसे कैसे मालूम हुआ कि वो लोग इसके ददियाल वाले हैं? इन लोगों ने इसे कैसे कबूल कर लिया? इस बारे में तो वही बताया कि फ़िलहाल इन चीज़ों पर गौर करना बंद करो और ये सोचो कि इसे हाशिम गर्देजी के घर से कैसे निकाल कर लाए। वो कमीना मामूली इंसान नहीं है। नबील अपनी हथेली पर तैश के आलम में मुक्का मारकर बोला। तुम ठीक कह रहे हो, मगर मैं भी मलका हूँ। सोने की चिड़िया को इतनी आसानी से उड़ने नहीं दूंगी। कमज़ोर तो इतना मैं भी नहीं हूँ जो लाज की ज़िंदगी बख्श दूंगा, नबील पूरे स्टार अंदाज में बोला। अतिया बेगम ने काफ़ी समझदारी से अम्मा और अपने शौहर को समझा दिया कि जब बेटे की मर्जी ने तो ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ना हमाकत है। दादा ये सुनकर उदास हो गई कि हाशिम ने मना कर दिया, मगर वो अपनी बहू की बात से भी मुत्तफिक थी। बात चूँकि बड़ों के दरमियान शुरू हुई थी, लिहाजा खामोशी से बड़ों में ख़त्म होगी। लाज, सहरिश और आलियान सुंबल के कानों में इस पूरे किस्से की भनक भी नहीं पड़ी थी। अतिया बेगम की भागदौड़ से एक मुनासिब रिश्ता लाज के लिए पसंद आ गया। लाज की तस्वीर देखकर इन्होंने फ़ौरन इसे पसंद कर लिया, मगर इससे बाकायदा मुलाकात करने वो आज आ रहे थे। सहरिश को भी फुरकान सुबह ऑफिस जाते हुए छोड़ गया था। सुंबल और आलियान, जिनके दिलों में पहले दिन से ये बात घर कर गई थी कि लाज और हाशिम की जोड़ी बिल्कुल फिट है, सो इन्हें ये रिश्ता खासा नागवार गुजर रहा था। अलबत्ता सहरिश ने भी इस किस्म के ख्याल का इजहार जब अपनी माँ से किया तो इन्हें ने ये कहकर इसे खामोश कर दिया कि जो भाभी और अम्मा की मर्ज़ी है वही दुरुस्त है। लाज इस किस्म की सूरत हाल से खासा घबरा रही थी, मगर सहरिश इसे कदम कदम पर तसल्ली और हौसला दे रही थी। वो लोग बाकायदा रिश्ता दे गए थे। अतिया बेगम और दादा बहुत खुश थी। अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छे घराने में मेरी बच्ची का रिश्ता पक्का हो जाएगा। मिसेस अनवर तो कह रही थी कि आज ही मुँह मीठा कर दूँ। अपनी लाज पर वारी सदके हो रही थी। दादो खुशी से बोली, हमारी आपी तो है ही इतनी प्यारी, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो आपी को पसंद ना करे। सुंबल चहक कर बोली, बस हमारे भैया की नज़र कमज़ोर है। आलियान की बरजस्ता बात पर सबके मुस्कुराते चेहरे यकदम तारीक हो गए, जबकि लाज की आंखों में पहले तहैयर फिर नागवारी के रंग उभरे। सभी पेशानी शिकन आलूद हो गई। अच्छा अम्मी, फिर कब मुँह मीठा होगा? सहरिश माहौल में अचानक दराने वाली कसावत को दूर करने की गर्ज से बोली। बस ज़रा हाशिम लड़के की इंक्वायरी कर ले, फिर बहुत जल्द मुँह मीठा करवा देंगे। दादो संजीदगी से बोली। लाज खामोशी से उठकर वहाँ से चली गई। फिर लड़के की छानबीन के बाद बहुत तेज़ी से सारे मराहल तय पा गए। लाज के दिल की कैफियत बिल्कुल खाली कमरे जैसी थी, जहाँ सिर्फ खामोशी और सन्नाटा था। एक गंभीर चुप के दिल की धड़कनों को सुनकर वो चौंक उठती। नबील एक धमाके के साथ मलका बेगम के हमरा गर्देजी हाउस में आ पहुंचा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? फौरन से पेशतर अपने इस घटिया भांजे को लेकर यहाँ से चली जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। वलायत साहब गुस्से से कपकपाते हुए बोले, जबकि अंदर कमरे में समन चच्ची से बुरी तरह लिपटी लाज खौफ दहशत के मारे कांप रही थी। कुछ नहीं होगा लाज आपी, आपको ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैंने हाशिम भैया को फ़ोन कर दिया, वो बस आते ही होंगे। आलिया ने इसे तसल्ली देते हुए बोला, देखिए अम्मा, मेरी बेटी मुझे वापस कर दीजिए, मैं खामोशी से यहाँ से चली जाऊँगी। मलका बेगम वलायत साहब के गुस्से को कतर खातर मिलाए बगैर बोली, मत कहो मुझे अपनी गंदी ज़ुबान से अम्मा। तुमने हमारी लाज को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो मेरे रब का शुक्र है कि इसने हमारी बच्ची की असमत और जान की हिफाजत की और यहाँ पहुँचा दिया। आंटी, मैं आपकी गलत फहमी दूर कर दूँ कि आपकी बच्ची मेरी होने वाली बीवी है और हमने बहुत से दिन और रातें एक साथ। खामोश ना ही जा। वलायत साहब एकदम थाड़े, जबकि इंतहाई तेजी से अंदर आता हाशिम गर्देजी अपनी जगह साख्त खड़ा रह गया। खबरदार जो मेरी पाकीज़ा बेटी पर रुसवाई के छींटे उड़ाने की कोशिश की। आप यकीन करें या ना करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नबील इंतहाई ढटाई से कंधे उचकाकर बोला। हाशिम सूरत से लाउंज में दाखिल होकर बारोब लहजे में बोला, कहिए मिस्टर नबील, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? हाशिम को यूँ अचानक सामने देखकर नबील और मलका बेगम चंद पल के लिए घबरा से गए। फिर मलका बेगम तनक कर बोली, देखो बेटा, तुम समझदार हो, ये मामला यूँ गुस्से से हल नहीं होगा। लाज मेरी बेटी है, मैंने इसे पाला और मेरे भांजे नबील से इसकी शादी होने वाली है। वो इसकी मंगेतर है, लिहाजा बेहतरी इसी में है कि तुम हमारी लाज को हमारे हवाले कर दो। देखिए मोहतरमा, अव्वल तो लाज किसी गैर के घर नहीं बल्कि अपने बाप के घर पर है और ये सब इसके अपने हैं। हाशिम ने ठंडे लहजे में बाकी सबकी जानिब इशारा करते हुए कहा, और रहा मंगेतर का सवाल, तो ये हम ये मंगनी अभी और इसी वक्त तोड़ते हैं और अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। हाशिम के सर जुमलों ने मलका बेगम और नबील को बुरी तरह आग बगोला कर दिया। देखिए हाशिम साहब, मैं नहीं चाहता कि बाहर की दुनिया में इस बात का तमाशा बने और इस घर की बातें तश्त अज़बाम हो जाए। लिहाजा दोनों घरानों की इज्जत इसी में है कि सीधे स्वभाव से आप मेरी लाज को मुझे सौंप दें। नबील भी अपने इश्तिहार पर काबू पाकर हमवार लहजे में बोला, तुम कितने इज्जतदार हो ये मैं खूब जानता हूँ। बेहतर इसी में कि यहाँ से चलते बनो और लाज को भूल जाओ। अरे वाह, ऐसे कैसे भूल जाए? इतने साल इसे खिलाया पिलाया पढ़ाया और अब कहते हो कि हम यहाँ से चले जाएं? ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। हम लाज को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे।
हशम की बात पर मलका बेगम बल खाकर सांप की मानित फनकार कर बोली, तुमने इसे सिर्फ अपने मकसद के हसूल के लिए इब्राहिम की मौत के बाद अपने पास रखा ताकि वो तुम्हारे लिए पैसे कमाने की मशीन बन जाए, मगर याद रखना मलका बेगम, हम इज्जतदार लोग हैं। लाज हमारे घर की हुर्मत है और अपनी हुर्मत की बका के लिए हम जान ले भी सकते हैं और दे भी। वकार साहब ठोस अंदाज में बोले, आपकी हुर्मत मुझे खुद अपनी इज्जत सौंप चुकी। चटाख। नबील की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि हशम गर्देजी के जनाटेदार थप्पड़ ने इसके हवास चंसाने के लिए गुम कर दी। बहुत चंगा किता हुनर आराम है नबील नू सिर्फ चढ़नी मारनी से ठुड्डे भी मारने से। इससे आके एक आवाज़ भी लफ्ज़ भी बोला तो गुद्दी से ज़ुबान खींच लूँगा, निकल जाओ भी। और इसी वक्त हशम लाबे की तरह फटा जबकि अंदर बैठी लाज को लगा इस पल इसकी रूह कफ से अंसरी से परवास कर जाएगी। हशम गर्देजी तुम्हें ये थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा। नबील अपने गाल पर हाथ रखकर कीनतोज़ निगाहों से देखते हुए बोला, एक बात अपने छोटे से जहन में अच्छी तरह बिठा लो नबील फ़ारूकी, मुझे कमज़ोर समझने की भूल मत करना वरना तुम्हें पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। हशम गर्देजी सुलगती निगाहों से नबील को देखते हुए मखसूस अंदाज में बोला तो चंद पल के लिए नबील खामोश रह गया। हम इस वक्त जा रहे हैं मगर अम्मा बेहतरी यही होगा कि आप लाज को हमारे हवाले कर दें। मलका बेगम ने फिल वक्त यहाँ से जाना मुनासिब समझा मगर जाते जाते वो शाहजहान बेगम को तनबीह कर दी। नबील और मलका बेगम के जाने के बाद हशम गर्देजी खामोशी से लाउंज से निकलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। घर की फ़िज़ा अजीब सी हो गई थी। जब से नबील और मलका बेगम यहाँ से गए थे हर शख्स परेशान और अपनी सोच में गुम था। लाज की समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। इसके यहाँ आने से इस घर का सारा सुकून तरम बरम होकर रह गया। लिया ने फ़ोन पर सहरिश को इस बात की इतला दी तो वो भी परेशान सी चली आई। मुझे कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा सहरिश, मैं क्या करूँ। अच्छा भला तुम लोग इत्मीनान की ज़िंदगी बसर करे थे, मेरे आने से सब मुसीबत में आ गए, मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। लाज सहरिश के सामने से लगी गुलू की लहजे में बोली, तुमने क्या समझा कि हम लोगों ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं या हम इतने कमज़ोर और बुज़दिल हैं कि एक लड़की को पनाह नहीं दे सकते। न जाने हशम वहाँ कब आप पहुँचा। लाज के जुमले सुनकर दिलो जान से सुलग कर बोला तो लाज जैसे करंट खाकर सहरिश से अलग हुई। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है लाज, आज जो तुम इस किरदार में फंसी हो तो इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। अगर हमारे बुजुर्ग इब्राहिम चचा को इस पसंद की शादी की पदाश में यूँ दरबदर ना करते तो आज तुम भी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी होती। सहरिश हशम को तंजिया निगाहों से देखते हुए बोली, बड़ी अम्मी ने इसे हशम गर्देजी के नादिर ख्यालात जो लाज से मुतल्लिक थे इसके बारे में बता दिया था जब इसने खुद ही बड़ी अम्मी से लाज को बहू बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। हशम गर्देजी भी कुछ कहता कि एकदम फ़ोन की घंटी बज उठी। नचार सहरिश फ़ोन सुनने उठी। जी आंटी ये आप क्या कह रही हैं। सहरिश दुख से बोली तो हशम और लाज दोनों इसकी जानी मतवज्जा हो गए। ठीक है जैसी आपकी मर्जी। ये कहकर सहरिश ने बोझल दिल से फ़ोन रखा। हशम ने इस्तफामिया निगाहों से देखा मगर वो कुछ कहे बिना खामोशी से दादों के कमरे में चली गई। पीछे पीछे हशम गर्देजी भी चला है। मिसेस अनवर कह रही है कि इन्हें किसी ने बताया कि लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है, लिहाजा हम ये रिस्क नहीं ले सकते। इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। सहरिश बोझल आवाज़ में सबको बता रही थी। लाज दरवाजे से सुनकर खामोशी कदमों से पलट आई और चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट गई। ये सब इस मलका बेगम और इसके भांजे की कारस्तानी है। मेरी फूल सी बच्ची के पीछे पड़ गए। हाय अब क्या होगा। दादा बोलते बोलते एकदम रोने लगी। अम्मा प्लीज़ हौसला करें, वो लोग हमारी बेटी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं कल ही लाज का निकाह कर दूंगा। वलायत करते थे इंतहाई अटल अंदाज में बोले तो वहाँ बैठे सब लोग बुरी तरह चौंके। निकाह कल, मगर किससे। अतिया बेगम ने मुतअज्जिब होकर इस्तफसार किया मगर वलायत गर्देजी बीवी के सवाल को नज़रअंदाज करके हशम गर्देजी की जानिब देखकर मुखातिब हुए। तुम्हारा कल लाज के साथ निकाह है, तुम्हें मंजूर है तो ठीक, वरना कल मेरे जनाजे को कांधा मत देना। मेरा बेटा सिर्फ आलियान गर्देजी होगा। इस पल हशम को लगा जैसे आसमानी बिजली इस पर गिर पड़ी। वो अपना जुमला मुकम्मल करके ये जा वो जमा जबकि हशम हैरत तो तहैयर की ज्यादती से खड़ा रह गया। ये डैडी क्या कह गए। मैं लाज से निकाह। अम्मी प्लीज़ ये सब क्या है, डैडी को समझाइए। हशम हवास पर आगता होकर अतिया बेगम से बोला मगर वो भी हाथ छाड़ कर उठ खड़ी हुई। हशम इस सूरत हाल में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती मैं। हशम ने हमारे तैश के अपने बालों को मुट्ठी से नोच डाला। इसने दादों की जानिब उम्मीद भरी निगाहों से देखा मगर दादों ने भी निगाहें नजरें बचा ली। जब कुछ ना सूझा तो पैर पटक कर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। ये क्या कह रही हो सहरिश। मम्मा मेरा निकाह हशम से। इंतहाई जोश इंबसार से सहरिश ने इसे आकर बताया तो वो सुनकर भौंच कर रहेगी। हाँ मेरी बन्नो, जल्दी से बस दुल्हन बनने की फिक्र करो, कल सुबह तुम दोनों का निकाह है। अल्लाह ने हमारी ख्वाहिश कैसे पूरी कर दी ना। तायब्बू ने हशम भाई को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया वरना तो लग रहा था कि वो एक लम्हे में इनकार करके चलते बनेंगे। आलियान के जुमले ने लाज को बुरी तरह चौंका दी। तो ये निकाह हशम की मर्जी के खिलाफ किया जा रहा है। भला ये शख्स मुझे कैसे कबूल कर सकता है जबकि मैं इसकी नज़र में। अरे अब ये सब कुछ सोचना छोड़ो और हशम भाई के सपने देखने शुरू करो। सच्ची तुम दोनों की जोड़ी बहुत जचेगी। सहरिश से चौंका कर बोली। मगर वो अगर मगर छोड़ो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। सहरिश इसकी बात काट कर बोली। सहरिश क्या वो इस रिश्ते पर अपनी मर्जी से राजी हैं। अरे लाज आप ही, आज पहली बार मैंने बड़े अब्बू को इतने गुस्से में देखा। इन्होंने कहा कि या तो लाज से निकाह करो वरना मेरा बेटा सिर्फ आलियान होगा। सुंबल सादगी से बोल उठी जबकि सहरिश ने इसे आंखें दिखाई कि खामोश है मगर वो समझी नहीं। लाज के अंदर सुनाटे उतरते चले गए। इसने अपना दुखता सर दोनों हाथों में थाम लिया। बड़े अब्बू अच्छा नहीं करे हशम के साथ, मैं इनसे बात करती हूँ। लाज एक फैसला करके उठी। पागल मत बनो लाज, बड़े अब्बू कुछ नहीं सुनेंगे। देखो जो हो रहा है जैसा हो रहा है होने दो, तुम देख लेना कुछ वक्त बाद जब हशम भैया इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सहरिश इसे रोकते हुए बोली तो लाज बेबस हो गई। अच्छा रास्ता करते ही ड्राइंग रूम में मुबारकबाद का शोर उठा। तभी थोड़ी देर पहले हशम ने निकाहनामे पर साइन किए थे। खानदान के चंद बुजुर्गों के दरमियान लाज और हशम का निकाह पढ़वा दिया गया था। अरे हशम ज़रा सा मुस्कुरा दो। भाई मुस्कुराने पर टेक्स्ट नहीं लगा।
फुरकान इसके संजीदा चेहरे पर चोट करते हुए बोला तो हशम जबरन भी मुस्कुरा न सका। दादो रतिया बेगम तो चाहती थी कि लाज को सहरिश के कमरे से रुखसत करके हशम के कमरे में भेज दिया जाए, मगर हशम के संगीन तेवर और ख़राब मूड को देखकर फिलहाल रुखसती का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया। वलायत गर्देजी ने भी मसले तन इस वक्त रुखसती पर जोर नहीं दिया। इन्हें बस ये इत्मीनान हो गया कि लाज जब हशम की मनकूह है और अब नबील और मलका बेगम के नापाक इरादे कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। दिन खामोशी से एक दूसरे के पीछे गुजरते चले गए। हशम हस्बे मामूल अपने बिजनेस में मसरूफ़ था। लाज बखूबी जानती थी वो सिर्फ इसके वजूद से भागने के लिए खुद घर से दूर कर रहा है खुद को। सहरिश इन दिनों तकलीफ के मराहल से गुजर रही थी। घर में सभी इंतहाई बेसब्री से नन्हे मुन्ने मेहमान की आमद के मुंतज़िर थे। हसीम ने अपने दोस्त से कहकर नबील फ़ारूकी के ऑफिस में इनकम टैक्स की रेड करवा दी थी, जिसके पास से बहुत भारी तादाद में ब्लैक मनी बरामद हुई थी। वो बुरी तरह से अदालतों के चक्कर में फंस गया था, जबकि वलायत गर्देजी ने लाज के तमाम डॉक्यूमेंट्स मंगवाकर इसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट में करवा दिया। यूनिवर्सिटी में दाखिले के बाद लाज भी कनूतियत और रियासत के समंदर से थोड़ी बाहर निकली थी। इसने अपनी तमाम तवज्जो पढ़ाई पर मरकूज कर दी। इन्हीं खामोश और बेजार दिनों में सहरिश की जानिब से खुशखबरी आई। इसके घर चांद सी बेटी हुई थी। इस पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। इतने दिनों बाद हशम गर्देजी के लबों पर भी मुस्कुराहट आई। वो सहरिश और बच्ची के लिए गिफ्ट लेने मॉल आया तो सामने इसकी निगाह खरीदारी करती एक मोहनी सी लड़की में पड़ी। वो तेजी से इसकी जानिब आया। अरे मालिया, तुम यहाँ कैसे? लड़की हशम की आवाज़ पर मतवज्जा हुई और उसे देखकर बेपनाह खुश हो गई। ओह माय गॉड हशम, ये तुम? उफ, कितने अरसे बाद हमारी मुलाकात हो रही है। जी मैडम, पूरे 10 साल बाद, हशम मुस्कुराकर बोला। वाकई 10 साल कितनी तेजी से गुजर के मालूम ही नहीं हुआ। लेकिन तुम तो बिल्कुल वैसे की वैसी हो, बस ज़रा मोटी हो गई हो। मगर तुम बिल्कुल नहीं बदले, बल्कि और ज़्यादा हैंडसम और ग्रेसफुल हो गए हो। अच्छा ये बताओ, चिल्ड्रन डिपार्टमेंट में किसकी शॉपिंग कर रहे हो? अपने बच्चे की? वो हमेशा नॉन स्टॉप बोलती थी। जी नहीं, अपनी भांजी की। माँ बदौलत मामू बन गए। हशम हंस कर बोला। ओह अच्छा, मुबारक हो। और तुमने शादी वगैरह तो कर ली ना? मालिक के सवाल पर वो एक पल के लिए खामोश हो गया। निगाहों में एकदम लाज का सरापा झिलमिलाया, जैसे दूसरे पल इसने जोर से झटका। नहीं जी, हम अभी तक कमा रहे हैं। अगर आप हमारे बारे में सोचें तो। मालिया जोर से हंसी। ओ हशम, तुम अभी भी बिल्कुल वैसी हो जैसे कॉलेज में हुआ करते थे। अगर अजहर ने सुन लिया तो तुम्हें कच्चा चपा जाएगा। हशम ने इधर उधर देखकर इस्तफसार किया। ये अजहर कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आया? वो लंदन में। तुम्हें तो मालूम है ना कि शादी के बाद हम लंदन चले गए थे, तो मैं यहाँ अपने छोटे भाई की शादी अटेंड करने आई हूँ। 3 महीने तो यहाँ रुकूंगी। इतने सालों बाद जो आई हूँ, वो तफसील से बताते हुए बोली। दैट्स वेरी गुड। चलो तुमसे मुलाकात रहेगी, मगर अभी तुम तो मेरी मदद करो ना। मुझे शॉपिंग सिर्फ अपने लिए करनी आती है। हशम आखिर में बेचारगी से बोला। सीख लो मिस्टर, आगे चलकर अपनी बीवी और बच्चों की भी शॉपिंग करानी पड़ेगी। वो छेड़ते हुए बोली। बीवी और बच्चों की माँ खुद शॉपिंग कर लेगी। वो तेरी से बोला तो मालिया हंस पे मामूल हंसती। वो तो जड़ी तेरी बीवी है ना, उन्होंने अपनी शॉपिंग नहीं करनी आती, तो तैन नहीं करनी पैनी। सहरिश की बेटी का नाम परिकुल रखा गया था। आज इसका हकीका था, जिसमें फुरकान और सहरिश ने करीबी लोगों को मदऊ किया था। ये तकरीब घर के लौने में मुनक्किद की गई। अभी परिकुल बिल्कुल मेरी तरह, देखी तो इसकी नाक कितनी शबाहत आ रही है मेरी। सुंबल परिकुल का एक एक नक्श पगौर देखते हुए बोली। उफ अल्लाह, खुदा के लिए इस मासूम बच्ची को तो बख्श दो। अपनी नाक इसकी नाजुक सी नाक से मिला रही हो। आलियन मसनूई सदमे से बोला तो सहरिश और फुरकान दोनों कहकर लगाकर हंस पड़े, जबकि लाज के लबों पर भी मुस्कुराहट आ गई। आप सब लोग आलियन का साथ दे रहे हैं, इसमें मेरी नाक की बेइज्जती की और आप सब हंस रहे हैं। जाइए, मैं अब किसी से नहीं बोलती। सुंबल बुरा मानकर रोहानसी अंदाज में बोलती अंदर की जानी बढ़ी तो फुरकान और आलियन दोनों इसे मनाने के लिए पीछे भागे। लाज, मेहमान बस आने वाले होंगे, तुम भी चेंज करके तैयार हो जाओ। सहरिश लाज की जानी मतवज्जा होकर बोली। लेकिन मैं तो यही कपड़े पहन कर आई हूँ, तुम तो जानती हो मैं सीधा यूनिवर्सिटी से यहाँ आ गई थी। वो मन में नाकर बोली। क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? इतने फीके रंग के कपड़े तुम हकीके की तकरीब में पहनोगी? तुम कपड़े क्यों नहीं लेकर आई? वो इसे सरजनिश करके बोली। ओफो सहरिश, इन कपड़ों में बुराई क्या है? लाज ने बेजारी से बोली तो सहरिश ने हकीकी मानों में अपना सर पीट डाला। तुम तो हो ही अकल से पैदा लड़की। चलो मैं तुम्हें अपना कोई सूट देती हूँ। फिर सहरिश ने ज़बरदस्ती अपने कस्में देकर इसे अपना ऑफ वाइट कलर पर मल्टी रंग के मोतियों और शीशों सितारों से मज़य्यन काम वाला सूट पहनाया। हल्के से मेकअप में लाज बहुत प्यारी लग रही थी। लाज, तुम इतनी हसीन लग रही हो कि आज हशम भैया बोलते बोलते अचानक सहरिश रुकी। मेरा मतलब है कि सब हैरान रह जाएंगे कि आसमान का चांद ज़मीन पर क्या कर रहा है। सहरिश सरत से बात बदल कर बोली तो लाज ने भी किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। हल्के फुल्के अंदाज में बोली। मुझे दागदार चांद से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। ये कहकर लाज कमरे से बाहर निकली गई। एकदम इसे कुछ देर पहले कहे अपने ही अल्फाज कानों में सुनाई दिए। मुझे दागदार चांद से मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मम्मा और नबील के साथ गुजारी ज़िंदगी मेरे लिए इतनी बदनुमा और बदसूरत दाग है कि हशम गर्देजी के सामने अपनी जान देकर दूसरा जन्म भी ले लूँ, तब भी इन दागों को फरामोश नहीं कर पाएगा। लाज दुख से खुद से बोली। मेहमानों की आमदरफ्त शुरू हो चुकी थी, फिर वो भी आ गया। ऑफ वाइट कुर्ते शलवार में फ्रेश सा इसकी मर्दाना वजाहत पूरी महफिल में नुमाया थी। वो कस्तन ऐसी जगह बैठी जहाँ हशम की निगाह इस पर न पड़े, मगर दादो को इसके बिना चैन नहीं आता, तो फ़ौरन आलियान से ढूंढवा कर इसे अपने पास बिठा लिया। अरे हशम भैया, भाई क्या इत्तेफाक है? आज लाज भाभी ने भी ऑफ वाइट ड्रेस सेफ्तन किया और आप भी। क्या ये इत्तेफाक है या फिर? हशम दादी से मिलने इनकी तरफ आया तो आलिया ने इंतहाई शौकी से दोनों को देखकर हशम से इंतहाई शरारत में लहजे में बोला, मगर हशम ने चिढ़कर इसका जुमला काटा। तुम्हें फजूल बोलने के सिवा कुछ नहीं आता? ये कहकर वो सहरिश और फुरकान की जानिब बढ़ गया, मगर इस वक्त लाज को अपनी तौहीन का बेपनाह एहसास हुआ। वो सुर्ख चेहरा लिए वहाँ से उठी। दादो जो सहरिश के साथ से महवे गुफ्तगू थी, इनसे नज़र बचाकर सहरिश के कमरे में आ गई। खाने के वक्त जब सहरिश को लाज की गैर मौजूदगी का
एहसास हुआ तो इसने आलियान और सुंबल से इस्तफसार किया। पास बैठे हशम ने भी ये बात सुनी, बिल्कुल गैर-इरादी तौर पर एक तलाशी निगाह पूरे लॉन में डाली, मगर लाजे से कहीं नहीं दिखाई दी। सब लोग खाने के बाद खुशखबरी में मसरूफ़ थे, मगर हशम गर्देजी की गैर-इरादी तौर पर उठी निगाहें बार बार लाज को ढूंढ रही थी। तकरीब के इख्तिताम पर जब तमाम मेहमान एक एक करके रुखसत हो गए तो सहरिश इंतहाई खतरनाक तेवरों समेत कमरे में आई, फट पड़ी। हद होती है लाज, यहाँ सारी तकरीब में तुम यहाँ कमरे में आकर छुप गई। इससे पहले दादों के पहलू में बैठी रही, ना मूवी बनवाई ना तस्वीरें। क्या तुम मेरी खुशी में दिल से शरीक नहीं हो सकती थी? भरपूर शिरकत करने के लिए तो मैं दोपहर से आ गई थी, और तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारा सूट भी पहना था। हाँ, बहुत बड़ा एहसान किया था तुमने मेरे ऊपर। वो मुंह फुलाकर बोली तो लाज ने इसे मनाने की गर्ज से दोनों हाथों से सहरिश के बाजुओं को थामा। सॉरी मेरी प्यारी बहन, दरअसल मुझे बहुत थकन हो रही थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लाज मिन्नत भरे लहजे में बोली तो सहरिश भी नरम पड़ गई। अच्छा ये बताओ, खाना तो ठीक तरह से खाया ना? सहरिश ने इस्तफसार किया। बिल्कुल जनाब, यूँ समझो 2 दिन का खा लिया, इतना लजीज जो था। लाज शरारत से बोली तो अचानक सहरिश को कुछ याद आया। अरे लाज, दादों को घर जाने की जल्दी हो रही थी, इन्होंने घुटनों में दर्द हो रहा था, तुम्हें लेने भेजा और देखो गुस्से में मैं ये बात ही भूल गई। अच्छा फिर जल्दी बाहर चलो। लाज ये बात सुनकर जल्दी से सहरिश के हमरा बाहर आई, मगर वहाँ पहुंचकर इसके असाब को जोरदार झटका लगा। सब लोग इसे छोड़ छाड़ कर चलते बने थे, ये सब लोग मुझे छोड़कर चले गए। लाज और हांसी होकर सहरिश से बोली तो गेट की जानिब फुरकान से बात करते हशम ने चौंक कर इसे देखा। सहरिश ये सब मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? वो बाकायदा और हंसी हो गई। अरे लाजबाजी, आप तो ऐसे परेशान हो रही है जैसे कोई बच्ची मेले में खो गई हो। हशम भाई है ना, आप इनके साथ चली जाइएगा। फुरकान की छोटी बहन सायरा ने शोखी से कहा तो दूसरा झटका इसे हशम का नाम सुनकर लगा। चेहरे पर आए नाफाहम तासुरात हशम की निगाहों की गिरफ्त में आए। इस पर वो कुछ खास सी लगी। सहरिश तुम प्लीज़ फुरकान भाई से कहो कि वो मुझे छोड़े। लाज परेशान होकर सहरिश से बोली तो वो कुछ पल के लिए खामोश सी होगी। अगर वो अपने ससुराल वालों के सामने हशम की मौजूदगी में से फुरकान के हमरा भेजती, यकीनन वो मशकूक हो जाते, क्योंकि वो लोग लाज और हशम के दरमियान रिश्ते में मौजूद सरमोहरी से नावाकिफ़ थे। अरे लाज, तुम गई नहीं? फुरकान की निगाह इस पर पड़ी तो वो हैरत से बोला, फिर हशम पर निगाह पड़ते वो मानी खेत से मुस्कुरा कर बोला, हाँ भाई, चांदनी रात है, पुरकैफ व मुअत्तर हवा, फ़िज़ा माहौल खुशनुमा है, फिर मौका भी है और दस्तूर भी, लिहाजा फ़ायदा तो उठाना चाहिए। फुरकान की इस बात पर दोनों सटपटा गए। हशम चलता हुआ इन दोनों के करीब आया और सहरी से मुखातिब होकर बोले, ये गई नहीं, जबकि आलियन तो कह रहे थे कि हम सब जा रहे हैं। ओह, तो ये आलियन की शरारत है। आलियन, काश इस वक्त तुम मेरे सामने होते। लाज ने दिल ही दिल में दान कर सोचा। लाज प्लीज़ तुम हशम भाई के साथ चली जाओ। इस सूरत हाल से परेशान होकर सहरिश की मिन्नत भरी मगर सरगोशी में ढली आवाज़ इसके कानों में पड़ी। सहरिश, मैं तुम्हारे पास ही रुक जाती हूँ, सुबह यहीं से यूनिवर्सिटी चली जाऊँगी। सहरिश की बात पर लाज भी आहिस्ती से बोली, मगर हशम गर्देजी के कानों में इसकी आवाज़ बखूबी पहुंच गई। लाज की इस बात पर सहरिश ने बेसाख्ता हशम के चेहरे की जानिब देखा, जो बखूबी इसके अंदर की कैफियत की गमाजी कर रहा था। सायरा प्लीज़ ज़रा मेरे साथ ये परी गुल के गिफ्ट्स उठा लो। सहरिश बहाने से अपनी नंद को वहाँ से ले गई। अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने तन्हा थे। हमारे ख़ानदान का ये दस्तूर नहीं कि लड़की अपनी बहन के ससुराल में जा करें। फ़ौरन बाहर आकर गाड़ी में बैठो। हशम अपने मखसूस अंदाज में बोलता है। एक बार फिर इसका दिल चला गया और ख़ुद फुरकान से इजाज़त लेने दूसरी जानिब पलटा था। हमारे तैश बेबसी के आलम में लाज ने अपनी मुट्ठियों को भेजा। वो सहरिश और फुरकान को खुदाफिज़ करके खामोशी से गाड़ी का फ्रंट डोर खुलकर बैठ गई। हशम की पूरी तवज्जो ड्राइविंग की जानिब थी, जबकि वो भी अपने ख्यालों में मगन थी कि हशम की आवाज़ पर चौंकी। मोहतरमा, किन जहानों की सैर कर रही हैं? आपको इससे क्या? इतने अरसे बाद लाज हशम से मुखातिब हुई थी, इस पर भी हशम पर तैश आया था। आप गाड़ी ज़रा स्पीड में चलाएंगी, मुझे घर जाकर असाइनमेंट मुकम्मल करनी है। लाज इतनी बेजारी से बोली कि हशम को अपनी अहानत का शदीद एहसास हुआ। तुम मुझे, हाँ, मैं आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए फिर कोई ऐसी ही ऊट पटांग कोशिश के लिए ये ड्रामा कर रही हूँ, मगर प्लीज़ घर जल्दी चलिए, मुझे बाकी बहुत काम और सुबह सुबह उठना भी है। लाज हशम की बात दरमियान में काट कर तेरी से बोली तो हशम चंद साने के लिए बिल्कुल खामोशी से देखता रहा। मीठे मीठे से मेकअप में माथे पर शिकनों का जाल सजाए, हल्की सुरख नींद से बोझल आंखों में उलझन लिए वो जिद पर आमादा कर गई। ओके, तुम्हें जल्दी घर जाना है ना, तो ठीक है। हशम इसे अजीब सी निगाहों से देखकर बोला, फिर अगले ही पल गाड़ी फराटे भरने लगी। जब काफ़ी देर तक घर का इलाका नहीं आया तो लाज पूछे बिना नहीं रह सकी, सहरिश के घर से हमारे घर का फासला इतना ज़्यादा तो नहीं है? फिर घर कहते कहते यकदम इसकी ज़ुबान तालू से चिपक गई। ट्रैवल टाइम का रास्ता पहचान को हकीकी मानों में परेशान होगी। ये आप मुझे इस वक्त यहाँ क्यों ले आए? डैम की मबहूत कर देने वाली खूबसूरती और दिलकशी जो चांद की रोशनी में जन्नत का हिस्सा मालूम हो रही थी, इस पर डैम रात की महीब स्याही में खूबसूरत मसनूई रोशनियों की सजावट से कोई तिलिस्म को देखा मंजर पेश करता दिखाई दिया। हशम प्लीज़ घर चलिए, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। लाज रोमानवी माहौल की रनाई और हशम के साथ तन्हाई के एहसास से अंदर ही अंदर खाइफ होकर मिन्नत आमेज़ लहजे में बोली, तुम घर वालों की फिक्र मत करो, आज रात हम इस डैम के गेस्ट हाउस में गुजारेंगे। हशम लाज के बरक्स इंतहाई सुकून से बोला तो हकीकी मानों में लाज ने अपना सर पीट लिया। आखिर आप क्यों मुझे सताने पर तुले रहते हैं? कल मुझे हर सूरत में असाइनमेंट जमा करवानी है। हशम को लाताल्लुक बैठा देकर मजबूरन नरमी से बोली, मगर इसने कोई जवाब न दिया। रात की तारीकी और पूरे चांद की नील रोशनी में डैम की खूबसूरती इतने रुमान परवर और सहर अंगेज थी कि लाज का दिल भी अनोखी लय पर धड़कने लगा। कुछ थे शादीशुदा जोड़े इस माहौल में गुम इन लम्हों को जैसे अपने लिए यादगार बना रहे थे। हशम कर तेजी से अपने साथ गेस्ट हाउस के इंतहाई पुरशिकवा इमारत के अंदर लाया तो लाज के जैसे हाथ पैरों में सनसनाहट सी दौड़ गई। हशम, आप चाह क्या रहे हैं? क्यों मुझे परेशान करें? और दादो वो कितना फिक्रमंद हो रही होगी। तुम्हारी ये थोन सी मर्जी ख़त्म करना चाह रहा हूँ, और घर वालों की तुम टेंशन मत लो। मैंने बता दिया कि तुम मेरे साथ मेरे दोस्त की शादी अटेंड करी और हमें
काफ़ी देर हो जाएगी, लिहाजा आप लोग इत्मीनान से सो जाएं। ये सुनकर लाज के तलवे पर लगी और सर पर बुझी वो आसपास के लोगों का ख्याल करते हुए नीची आवाज़ मगर गुस्सीले लहजे में बोली, आप खुद को समझते क्या है? मैं सिर्फ आप ही दूसरों पर अपनी धौंस अपनी मर्जी मसलत कर सकते हैं। मुझे कल यूनिवर्सिटी हर सूरत में जाना है, अभी और इसी वक्त घर चलिए। मैं भी देखता हूँ कल तुम कैसे यूनिवर्सिटी जाती हो। न जाने कि वो इस पर लाद से चाहता था कि वो तमाम चीज़ों को बुलाए ताक रखकर सिर्फ इसकी ज़ात को अहमियत है, इसके संग कदम से कदम मिलाकर चलने में फ़ख्र महसूस करे। इस पल इस वक्त इस लम्हे वो सिर्फ और इसकी कुर्बत के नशे में मदहोश है, मगर इसके बरक्स वो रत्ती भर भी से तवज्जो देने की तैयार नहीं थी। लाजमी नादानिस्तगी में इसकी मर्दानगी के जम को चोट पहुँचाई थी जब इसने हशम के साथ घर जाने से बचने के लिए सैरिश के ससुराल में ठहर जाने की बात की थी। हशम इसे बड़े इस्तेहकाक और खुद एतमादी से गेस्ट हाउस के रूम में ले आया जो अभी नीचे इसने इस्तकबाल में मौजूद मैनेजर से बुक करवाया था, और किसी रूम सर्विस के बजाय खुद ही चाबी लेकर कमरे का दरवाज़ा खोलती जो नहायत नफासत और दिलकशी में अपनी मिसाल आप था। हशम प्लीज़ बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे यहाँ वहशत हो रही है। इस बार लाज लजाजत से बोली, आहो ज़िद्दा इंजाम देख लेता ना, ओहो अपने आप तो बाहर होएगा। अब वहशत हो या दहशत, मैं बहुत थका हुआ और इतनी लंबी ड्राइव करके वापस घर जाने का कतई इरादा नहीं रखता। ये कहकर हशम इंतहाई बेपरवाही से बिस्तर पर चित लेट गया तो लाज को बेतहाशा रोना आने लगा। वो खामोशी से खिड़की के पास आकर बाहर झांकने लगी। यहाँ खड़े होकर डैम की खूबसूरती और ज़्यादा भरपूर अंदाज में उजागर हो रही थी। काफ़ी पल यूं ही गुजर गए। वो बाहर का नज़ारा देखने में इंतहाई महव थी कि एकदम इसे एहसास हुआ कि पीछे कोई खड़ा है। इसने सूरत से गर्दन मोड़कर देखा तो पास खड़े हशम की आंखों में इसे यूं खौफजदा देकर मुस्कुराहट दर आई। वो भरपूर अंदाज से मुस्कुरा, आप यहाँ खड़े क्यों मुस्कुरा रहे हैं? और वो फ़कत इतना ही बोल पाई कि अचानक हशम के मजबूत बाजुओं ने इसके नाजुक वजूद को अपनी आगोश में भर लिया। लाज को इस पल ऐसा लगा जैसे इसका दिल उछल कर हलक में आ गया हो। हशम, वो इतना ही बोल सके। वो बादल की माने उस पर झुका और भरपूर अंदाज में बरस उठा। लाज आज भी इसके आगे बेबस हो गई। कब इसका वसाल चाहिए था, बस एक ख्याल चाहिए था। कब दिल को जवाब से गर्ज थी, होंठों को सवाल चाहिए था। शौक एक नफस था और वफा को पास मैं साल चाहिए था। पास से मैं साल चाहिए था। एक चेहरा सादा था जो हमको बेमसलो मिसाल चाहिए था। वो लम्हे, वो पल, वो साथ है जो हशम गर्देसी को नचाने की खुद से ही बेगाना कर गई थी। आखिर क्या साबित करती थी वो खुरबत, वो फराकत, वो नज़दीकी? क्या वो मेरी ज़िद थी जो लाज के जारहाना रवैये से पैदा भी? क्या वो महज इस्तेहकाक था जो इसका मैंने फ़ायदा उठाया? क्या वो महज कमज़ोर लम्हों की गिरफ्त थी जिसने मुझे बेबस कर डाला? या क्या वो फिर अपनाई तो वो ख़ास जज्बे का एहसास जो वो चाहत का कैफ था जो सिर्फ अपनी शिर के सफ़र की कुर्बत से जागता है? रात की तारीकी की गोद में जब उजाले ने आंखें खोली तो इन दोनों को एहसास हुआ कि जो ताल्लुक़, जो रिश्ता, वो जो नाता महज कागज़ पर बेजान पड़ा था, आज नामालूम जज्बों की बदौलत एक वाज़ेह हकीकत की शक्ल में इनकी रूहों में दाखिल हो चुका है, जिसे अब वो अपनी रूहों से निकाल कर तोड़ नहीं सकते। वापसी पर दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की और ना देखने की जसारत की। सुबह 7 बजे जब वो घर पहुँचे तो लाज सीधा अपने कमरे की जानिब दौड़ी, मगर हशम वहीं लॉन के बेंच पर उलझा सा बैठा रहा। लाज की यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर शुरू हो चुके थे। वो पूरी तरह से पढ़ाई में मसरूफ़ होने की कोशिश करी थी, मगर जहन बार बार भटक कर इस जफ़ाकश की जाने पलट जाता, जिसने एक बार भी मुड़कर इसकी खबर न दी। हशम के सजनबी रवैये ने इसके दिल के हज़ारों टुकड़े बड़ी खामोशी से किए थे, मगर वह तो चुप की मार का फ़न भी जानता था जो बहुत कारी था। हशम बिजनेस के सिलसिले में सिंगापुर जाने की तैयारियों में लगा हुआ था और एक दिन इससे मिले बिना चला भी गया। लाज ने चुपके से अपने हाथों की पूछ से आंखों की नमी को रगड़ा था। दूर फिटे मुँह तेरे हशम कर देजी, अपना मतलब भी पूरा कर लेता तो हुन फिर अजनबी बन गया। लाज साहबा प्लीज़ मेरी बात तो सुन लीजिए। लाज अपना आखिरी पे पर्चा देकर निकली तो अकब से इसे अरमान की आवाज़ आई। कितना दामन बचा रही थी वो इस शख्स से, मगर वो भी भरपूर साबित कदम और मुस्तकिल मिजाज था। कई दिन से वो इसको भरपूर तरीके से नज़रअंदाज कर रही थी, मगर आज तो वो इसके रास्ते में आ खड़ा हुआ। एक्चुअली मैं आपके डिपार्टमेंट का हूँ, बल्कि आप ही की क्लास का। लाज तो तीखे चतूनों से घूरते देकर अरमान गिर बढ़ाकर बोला, मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि आप इस डिपार्टमेंट के या किसी और की। बराह मेहरबानी आइंदा इस तरह से मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। लाज इंतहाई रखाई से कहती, वहाँ से चलिए। अलबत्ता अरमान मिर्ज़ा ने इसे दूर तक पूरा समझ निगाहों से जाता देखा। हेलो, हाँ आलियन, कैसे हो तुम? हशम ने सिंगापुर से घर फ़ोन किया तो आलिया ने रिसीव किया। फिर बारी बारी सबसे बात की, मगर सिर्फ वही नहीं आई जिसकी आवाज़ लाशौरी तौर पर इसके कान सुनने के मुंतज़िर थे। फ़ोन रखकर हशम के अंदर एक अजीब किस्म की उदासी अंदर ही अंदर सरायत करती चलेगी, जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रहा था। फिर एक दिन घर में धमाका हो गया। अरमान मिर्ज़ा ने न जाने कहाँ से इसका एड्रेस मालूम करके अपने वालिदैन को लाज इब्राहिम का रिश्ता लेने भेज दिया था। इत्तफाकन वलायत कर देजी घर पे मौजूद थे जब दादो और अतिया बेगम ने लाज के निकाह की बाबत इन्हें बताना चाहा तो वलायत कर देजी एकदम मुदाखलत करके बोले, अभी दरअसल हमारी कुछ मजबूरियाँ, हाँ या ना का जवाब हम आपको नहीं दे सकते, हमें थोड़ा वक्त दीजिए। वलायत कर देजी के मुँह से इतनी अजीब और गरीब बात सुनकर सब हैरत से मुँह तकते रह गए। आपने इन लोगों को साफ साफ इनकार क्यों नहीं कर दिया कि लाज का निकाह हमारे बेटे से हो चुका है? आज पहली बार अतिया बेगम अपने शौहर से उलझ कर बात करी थी। आपने अपने बेटे के करतूत देखे? 1 साल होने को आया लाज और हशम के निकाह को, मगर इसने रुखसती का नाम लेना तो दरकिनार, अभी कभी ढंग से इससे बात भी नहीं की। मैं हशम का रवैया नहीं देख रहा, या फिर आप लोगों ने पट्टियाँ बांधी हुई हैं? इसे एयरपोर्ट छोड़ने सब गए सवाई लाज और अम्मा के चौंक टांगों में दर्द था, मगर लाज वो क्यों नहीं गई? और ना आपके इस होनहार बच्चे ने इसके बारे में पूछा?
वो बीवी है इसकी, मगर इसका रवैया इसके साथ कैरो वाला भी नहीं। इतने अरसे से खामोश बैठे वलायत कर देसी लावे की मानत फटे, ये सुनकर सद के सर झुक के, वाकई वलायत कर देसी गलत तो नहीं कह रहे थे। तू क्या चाहता है कि हशम से इलाज का रिश्ता तोड़कर अरमान मिर्ज़ा से जोड़ ले? दादू काफ़ी गुस्से में बोली, मगर बेटे का जवाब सुनकर सुनाटे में आ गई। हाँ, अब हशम को फैसला करना है और जल्द अज जल्द करना है। या तो वो इलाज को रुखसत करके बाकायदा हमारी बहू बनाए या फिर इसे आज़ाद कर दे, ताकि हम इसके मुस्तकबिल को बेहतर हाथों में सौंप दें। ये सुनकर बाहर बैठे सुंबल और आलियान जो छुपकर बड़ों की बात सुन रहे थे चकरा कर रह गया। आलियान लम्हा के 1000वें हिस्से में इलाज के कमरे की जानिब भागा। सब कुछ सुनकर ऐसा लगा जैसे एक खालीपन इसके अंदर उतर गया। अब क्या होगा लाजा पी, आप प्लीज़ हशम भैया को फ़ोन करके बुलाइए। सुंबल खौफज़दा होकर बोली, तैबू मेरे सब कुछ है, वो जो भी फैसला करेंगे वो फैसला मेरा ही होगा। अब तुम लोग जाओ, मुझे नमाज़ पढ़नी है। ये कहकर वो वज़ू करने की गर्ज से बाथरूम की जानिब उठी तो दोनों एक दूसरे को बेबसी से देख कर रह गए। अब किसी से मेरा हिसाब नहीं, मेरी आंखों में कोई ख्वाब नहीं, खून के घूंट पी रहा हूँ, ये मेरा खून है, शराब नहीं। मैं शराबी हूँ, मेरी आस न छीन। मैं शराबी हूँ, मेरी आस न छीन, तू मेरी आस है, शराब नहीं। किताब पढ़ते पढ़ते से हल्की सी कनूद की तो वो सीने पर किताब रखकर आंखें मोड़े रिलैक्स अंदाज में बैठी थी कि अचानक वो तूफान की तरह इसके सर पर आन पहुंचा। तुम जिस बात के सपने देख रही हो ना, वो कभी भी शर्मिंदा तबीर नहीं होंगे। वो तुम्हारा क्लास फेलो, हाँ मुमकिन था कि इसे तुम्हारी शादी में खुद अपने हाथों से करवाता, मगर इस बिना पर जब तुम मेरे निकाह में ना आई होती। और ये बात तुम अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लो कि अपनी मलकियत को अपनी ज़िंदगी में किसी के भी हाथ में नहीं सौंपता। शोला अल्फाज, मगर ये क्या, इसे लगा जैसे सख्त हबस और घुटनज़दा माहौल में अचानक ठंडी ठंडी फवार बरसने लगी और अचानक चारों जानिब जलथल हो गया। और उस पर चिल्लाकर ये जा वो जा, जबकि लाज का दिल चाहा कि आज इतने हंस से इतना खिलखिलाए कि पूरी दुनिया के लोग भी इसकी इस खुशी में शरीक हो जाएं। यकीनन आलियान ने ही हशम को फ़ोन पर बताया था कि आज लाज को आलियान पर बेपनाह प्यार आ रहा था। हशम ने पहली फुर्सत में अरमान मिर्ज़ा के घर वालों को निपटार अपने बाप के इस इक़दाम से रूठ कर किसी ज़रूरी काम से बाहर चला गया। अब ये चक्कर मेरी कुछ समझ में आ रहा है। आपने नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल करके हशम भैया की चुप को तोड़ा है ना। आलियान के सब सार पर वलायत साहब मुस्कुराते। बेटा जी, हशम चाहे कितना ही बड़ा और अक्लमंद क्यों ना हो जाए, मगर मैं तो उसका बाप ही रहूँगा ना। वो खुशगवारी से बोले तो ये सब इंतहाई महसूस होकर हंस। फ़ोन की बेल में सलसल बज रही थी, मगर कोई इसे रिसीव करने नहीं आया तो नाचार लाज किचन से निकली, मगर इससे पहले आलियान मुँह बनाता टीवी पर आते अपने पसंदीदा शो से नजर हटाता वहाँ पहुँच चुका था। आलियान, हद होती है, कितनी देर से फ़ोन की बेल बज रही है, उठाते क्यों नहीं? लाज इसे सरजनिश करते बोली तो आलिया ने इंतहाई बेजारी से फ़ोन अटेंड किया, मगर न जाने मुकाबिल ने क्या कहा कि आलियान के औसान पूरी तरह ख़त्म हो गए। क्या क्या कह रहे हैं आप? कौन है? कौन सा हॉस्पिटल में? अच्छा, हम लोग अभी आ रहे हैं। आलियान की दगर को कैफियत देखकर लाजाज हद परेशान होकर इसकी जाने पड़ी और कुछ पूछने का कसद किया थी कि आलियान बच्चों की तरह चिल्लाना शुरू हो गया, अम्मी अम्मी, दादो, अब्बू। अरे आलियान, क्या हुआ? क्यों इस तरह चिल्ला रहे हो? बच्चे सब ठीक तो है ना? अतिया बेगम सबसे पहले वहाँ पास पाख्ता सी पहुंची। अम्मी अम्मी, भैया को किसी ने गोली मार दी है। आलियान रोते हुए बोला तो लाज ने बेसख्त अपने हाथ को अपने मुंह पर रखकर चीख रोकी। वो फटी फटी नज़रों से आलियान को रोता देखेगी। हाय मेरा बच्चा, नहीं मेरे रब, औलाद की आजमाइश मुझसे मत लेना। मैं तुझसे अपने बच्चे की ज़िंदगी की भीख मांगती हूँ। दुख दिखाने से पहले या अल्लाह मुझे उठा ले। अतिया बेगम सदमे की कैफियत में बेतहाशा होकर रोकर बोली तो लाज का भी ज़बत जवाब दे गया। वो अतिया बेगम के सीने से लगकर फूट फूट कर रोती। हशम की ज़िंदगी खतरे से बाहर थी, मगर डॉक्टर्स ने अभी से इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में रखा हुआ था। नबील फारूकी कब से बदला लेने की तलाश में था। हशम कर तेजी ने इनकम टैक्स की रेट की बदौलत इसके बिजनेस का दिवालिया कर दिया था। इस पर कुछ मुकदमात भी आयद हो गए थे कि ये ब्लैक मनी इसने किस तरह हासिल की है। वो बहुत छोटे परों से ऊंची उड़ना चाहता था, मगर एक ही झटके में हशम गर्देजी ने इसे ज़मीन की खाक चटा दी थी। और इस वक्त से वो इसे सबक सिखाने के दर पे था। हशम को 2 गोलियां लगी थी। खुशकिस्मती से एक तो बाजू को छूकर निकल गई, जबकि दूसरी शाने में पेवस्त हो गई थी, जिसे ऑपरेशन के जरिए डॉक्टर्स ने निकाल दिया। पुलिस ने नबील फारूकी को अपनी हिरासत में ले लिया। डॉक्टर ने इसे तकरीबन 2 हफ्ते अस्पताल में रहने की हिदायत की थी, मगर वो 3 दिन में ही घबरा गया। डॉक्टर साहब प्लीज़ मुझे घर जाने दीजिए, मैं घर में ज़्यादा पुरसकून रहूँगा, वो इजाज़त से बोला। नो यंग मैन, कम अज़ कम तुम्हें 10 दिन तो रहना ही होगा, वो कतियत से बोले तो हशम ने इंतहाई बस इमदाद तलब निगाहों से आलियान को देखा तो इसे हंसी आ गई। अरे भैया रह ले आराम से, ऐसे मौके बार बार तो नहीं आते। देखिए हर आधे घंटे बाद कितनी खूबसूरत परियां, मेरा मतलब है कि अतिया बेगम को घूरता देखकर वो गड़बड़ा गया। हशम तुम जिद मत करो, डॉक्टर साहब तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। और आलियान तुम जाकर देखो लाज और सहरिश कहाँ गायब है। वो नीचे लॉन में गई थी। अतिया बेगम के आखिरी जुमले पर हशम जी जान से सुलग उठा। मैं यहाँ पट्टियों में जकड़ा पड़ा और इन्हें सैर सपाटे सूझ रहे हैं, वो दिल में बोला, जबकि हशम को वो एक बार भी इसके सामने होश आया था, जब से वो एक बार भी इसके सामने नहीं आई थी। और इस बात को हशम ने बहुत शिद्दत से महसूस किया था। अतिया बेगम आलियान को भेजने वाली थी कि दोनों मुस्कुराती हुई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। लड़कियों तुम दोनों ज़रा हशम के पास रहो, मैं थोड़ी देर के लिए आलियान के साथ घर जा रही हूँ। मगर बड़ी अम्मी मुझे तो घर जाना, फुरकान को फ्लू हो गया, सहरिश जल्दी से बोली और साथ ही आंखों के इशारे से अतिया बेगम को इशारा भी किया, जिसे वो फ़ौरन समझ गई। तो मैं यहाँ अकेली रहूँगी? लाजमिन मिनाकर बोली तो हशम ने कटीली निगाह इस पर डाली। जर्द रंग के कॉटन की शलवार कमीज़ के सूट में ढीली सी बालों की चुटियाँ बनाए हुए इसे इश्तियाल दिला गई। अम्मी आप इन मौसूफ़ा को भी साथ ले जाएं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हशम के इस कदर जलकर कहने पर तीनों के चेहरों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अरे भैया रहने देना भाभी को, यहाँ खिड़की के पास खड़े होकर बाहर का नज़ारा करेंगी।
आर्यन मुस्कुराहट दबाकर बोला और फिर तीनों हशम को खुदा हाफिज़ कहकर बाहर निकल गए। अब कमरे में सिर्फ वो दोनों थे। लाज आंखें झुकाए दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में पेवस्त करके झिझकते हुए बोली, वो अब कैसा महसूस करें? लाज ने इस्तफसार किया। बहुत जल्दी ख्याल आ गया पूछने का। वैसे तो आपने ये दुआ की होगी कि मेरी जान आपसे छूट जाए, और बस इससे आगे आप एक फजूल लफ्ज़ नहीं बोलेंगे। हमेशा आप मेरे ऊपर इल्ज़ामात धरते हैं। आप खुद कितने पानी में, ये जानते कभी आपने? सिर्फ बड़े अब्बू की धमकी के ख्याल से, धमकी की बदौलत मुझसे निकाह किया, और ऐन मुमकिन था कि आप इस बोझ से खुद को आज़ाद कर लेते, मगर अरमान मिर्ज़ा के रिश्ते से आपकी मर्दाना अना को सख्त ज़रब लगी और सिर्फ अपने पंदार और ज़िद की खातिर अब तक ये रिश्ता बरकरार रखे हुए हैं। लाज ने भी आज हिसाब बेबाक करने का सोच लिया और बोलती चली गई, तुम हशम गर्देजी ने गुस्से से उठना चाह के दर्द की एक टीस ने इसे बुरी तरह बेहाल कर दिया। वो टूटी हुई टहनी की मानित बिस्तर पर गिरा। लाज इसे तकलीफ में देकर बेसख्ता दौड़कर इसके पास आई। ये झगड़ा आप ठीक होकर भी कर सकते हैं, मैं कहीं नहीं जा रही। लाज इसके बाजू की बैंडेज को देखते हुए बोली तो अचानक हशम गर्देजी ने अपना दूसरा हाथ आगे कर दिया। जब सारी कहावतें किनवारी हो तो इस रिश्ते का भी तज़करा कर दो ना, जो इस रात हमारे दरमियान बंधा था। हशम ने इसका चेहरा अपने करीब करके कान में सरगोशी की तो मारे हया के लाज सुर्ख पड़ गई। वो भी आपकी ज़िद का नतीजा ही था। आप ये हरगिज़ नहीं चाहते थे कि मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाऊँ। वो बमुश्किल बोली, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मगर मुझे नहीं मालूम था कि इन फसूखेज़ लम्हात में मेरा दिल हमेशा के लिए तुम्हारा असीर हो जाएगा। अगर मेरी बात पर यकीन है तो भरोसा कर लो जाने हशम, ये दिल असीर है तुम्हारा। वो खुमार सरगोशी में गुनगुनाया तो लाज का दिल चाहा कि मारे तशक्कर के इसके सीने से लगकर होते, मगर इसने खुद पर काबू पाकर सर उठाकर अपना गुस्सा दिखाना चाहा तो इसके कुछ बोलने से पहले हशम ने इसके आगे हाथ जोड़ दिए। सॉरी माय लविंग वाइफ, अपनी हर कोताही की माफ़ी मांगता हूँ, बेचारगी से बोला तो लाज की आंखों में तमानियत के साथ होंठों पर मोहब्बत भरी मुस्कान आ गई। इसने बड़ी सरशारी से अपना सर हशम गर्देजी के कुशादा सीने पर रख दिया। मोहब्बत इकरार मानती और हशम गर्देजी के इकरार मोहब्बत ने इसके दिल में सुकून भर दिया था। लाज ने तमानित महसूस करके अपनी आंखें बंद कर ली और को अपनी मोहब्बत के सुपुर्द कर दिया। जी तो गाइस, कैसा लगा आपको ये नावल? खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम का पहुंचा। आज मैंने जल्दी रिकॉर्डिंग कर दी क्योंकि आज मुझे पढ़ना है। पता नहीं रात को रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ कि नहीं कर पाती, तो आज मैंने इसलिए टाइमली रिकॉर्डिंग कर दी। अब ये कब तक अपलोड होती है क्योंकि इसकी कंपाइलिंग होनी है, क्योंकि मैंने ये 3-4 टोटों में किया, तो उसको कंपाइल करके फिर आपको भरपूर एपिसोड दूँगी। तो एपिसोड एंजॉय करें और अपनी राय का भरपूर इज़हार करें कि आपको ये एपिसोड कैसी लगी, और मेरे लिए बहुत सारी दुआएँ करें कि अल्लाह पाक मुझे कामयाबी अता फ़रमाए और मुझे पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे विद न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।